ठीक है, ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। बढ़िया। तो फिर से एक बार सभी को सुबह की नमस्ते, हरिहर। हम लोग जहां से हमने कल छोड़ा था वहां से पठन को कंटिन्यू करते हैं। मानव जब से पैदा हुआ जंगल पर टूट पड़ा। जंगल पर टूटते टूटते विज्ञान युग आ गया, तो खनिज पर टूट पड़ा। खनिज और वनस्पति दोनों जब अपने अनुपात से अधिक शोषण होने के फलस्वरूप धरती में उर्वरकता का जो स्रोत था वह कम हो गया। सब में प्राण वायु भी कम हो गई। अब वैज्ञानिक जो खाद अर्थात रासायनिक खाद बनाकर सोचते हैं कि हम संसार का कल्याण करते हैं, इस बारे में हमारा सोचना है कि प्राकृतिक रूप में जो व्यवस्था है उर्वरक बनने की, उसी से इस धरती की उर्वरकता बच सकती है। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है हर व्यक्ति को ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक गार्डनिंग ज़रूर सीखनी चाहिए। सीखने में समय कुल कितना लगता है? 8 से 10 दिन का समय लगता है, इससे अधिक समय नहीं लगता, है ना? और जिस तरीके का एक वैज्ञानिक विधि से सोचने की हमारे सभी के अंदर एक क्षमता विकसित हो गई है, तो वास्तव में देखा जाए तो ये बहुत सरल है। सिर्फ बात ये है कि हमारे सामने सही कंटेंट आ नहीं पाता, है ना? तो यहाँ बाबा जी कह रहे हैं कि इस विधि को उनके हिसाब से भी ऐसा ही है कि जिस विधि से धरती पर उर्वरक खाद बनती है, उस विधि को समझना और उसी विधि से आगे बढ़ने से ही धरती बच सकती है। धरती की सतह को जिस चीज की जरूरत नहीं है, नदियां उसे समुद्र में ले जाकर दे देती हैं। तो अब कैसा संतुलन बना? झाड़, वनस्पति। जी, छोटू अंकल कुछ कहना नमस्कार। चाहें? नमस्कार जी। सुप्रभातम। सुप्रभातम। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। जी। बाबा जी ने जो विधान किया है हम्म। कि धरती की सतह से जो मिलता है हम्म। वही हमारे काम का है। हम्म। तो फिर जो खनिज निकालते हैं, हम्म। लोहा निकालते हैं वगैरह वगैरह, जी। तो और कोयला तो हम देखते ही हैं, किंतु बिल्कुल। लोहा लोहा कोयला का तो अभी हम ऑल्टरनेटिव ऊर्जा के स्वरूप में काफी कुछ काम हो गया, हम्म। किंतु लोहा जो है वो तो अभी हम खनिज के स्वरूप में निकाल ही रहे हैं। तो उसका बिल्कुल। कोई ऑल्टरनेटिव है क्या, आप सोच रहे हैं? देखिए, हम पहले ये देखें कि उस लोहे का इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं, है ना? जैसे लोहे का इस्तेमाल यदि हम बर्तन बनाने, स्टील बनाने के लिए आगे कर रहे हैं, तो उसका सही ऑल्टरनेटिव को देखा जाए। मेरे हिसाब से मुझे एक बड़ी बात ये लगती है, जिस चीज को हम बहुत सारा विकास के स्वरूप में मान करके आगे हमने चीजों को बढ़ाया, हमें उन पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जो सूत्र है वो ऐसा लिखा हुआ है कि जो वस्तुएं जिस अनुपात में इस धरती पर उपलब्ध हैं, है ना, उसका उस अनुपात में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ये भी पाते हैं कि एल्यूमिनियम और लोहा वास्तव में काफी मात्रा में उपलब्ध है, बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, और धरती की सतह पर ही काफी उपलब्ध है। वैज्ञानिक विधि से भी यदि जाए तो लोहा और एल्यूमिनियम काफी मात्रा में उपलब्ध है, और लगभग ज्यादातर चीजें जो बर्तन वगैरह बनाने के काम आती हैं, उनके लिए बहुत गहरी माइनिंग की जरूरत नहीं होती है ना? जैसे ठीक। हमारे कच्छ की धरती पर ही बॉक्साइट और तो जो लाल जमीन होती है ना, ये इसमें बॉक्साइट और ये सारी चीजें होती हैं अधिक मात्रा में, है ना? एक दूसरा भी ऑल्टरनेटिव जो अभी बांस जो है, बांस जी। की खेती जी। और बांस का उपयोग गणेश भैया ने किया है हम्म। काफी, यानी मकान बनाने में भी और अलग अलग तरीके से। हम्म। तो बांस को भी हम उपयोग लोखंड की अवेजी में जहाँ कर सकते हैं हम्म। वहाँ सोचना चाहिए। बिल्कुल, अस्तु। बिल्कुल। बिल्कुल, वहां सोचना चाहिए। इन सब बातों पर ही, इस यही तो जन चर्चा के लिए वस्तुएं हैं, है ना? जन चर्चा किस आधार पर? अभी जो जन चर्चा होती है ना, वो देख लीजिए, टीवी से लेकर के चाय की दुकानों तक जन चर्चा के बिंदु क्या है?
वास्तव में जन चर्चा के बिंदु क्या होने चाहिए, है ना? प्रकृति में किस प्रकार व्यवस्था है, इसे समझना है ना, और इसके अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, इसी को कह रहे हैं व्यवस्था में विश्वास, और व्यवस्था में विश्वास पूर्वक जीना, है ना? चलिए मैं थोड़ा-सा 5-10 मिनट और पढ़ लेती हूँ, है ना? फिर ठीक हम है। आगे बढ़ते हैं। इस विषय पर चर्चा, और इस विषय पर अच्छा एक बात और, ऐसे आपने कहा ना कि इसकी कल्पना दिमाग में कैसे बने, आने वाले कुछ किसी वीक में मैं आपके साथ एक मूवी शेयर करूंगी, हम यहाँ पर ही वो मूवी साथ में बैठ करके देखेंगे, और कुछ ऐसी मूवीज के माध्यम से भी जन जन चर्चा को शुरू करने का मेरा प्रयास रहेगा, है ना? बहुत सारी अच्छी डॉक्यूमेंट्री और अच्छी मूवीज हैं, ये तो मूवी है, इट्स अ फ्रेंच मूवी, पर फ्रेंच मूवी होने के बावजूद इसको बैन कर दिया गया है, आप इसको इंटरनेट से किसी विधि से डाउनलोड करके देख नहीं सकते, कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म भी इसको चला नहीं रहा है। सन 1992 में इसको बनाया गया था इस मूवी को, और मूवी का नाम है ला बेल वर्थ, है ना, खूबसूरत धरती। तो खूबसूरत धरती कैसी होगी इसकी कल्पना करते हैं, और ऐसा है कि एक जागृत धरती से कुछ लोग, एक व्यक्ति, एक या दो उनके बच्चे भी, है ना, इस धरती पर आते हैं और इस धरती को देखते हैं, तो कैसा वो कैसा कैसा सोचते हैं, बहुत सुंदर ये है, मतलब वो मूवी है। और सौभाग्य से जनक के पास वो मूवी थी, किसी समय उन्होंने डाउनलोड कर ली थी, तो वो मूवी इस प्रकार से हमारे पास है, और हम उसको किसी दिन जरूर आप सभी के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम इसको आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब वैज्ञानिक जो खाद बनाकर सोचते हैं हम संसार का कल्याण करते हैं, इस बारे में हमारा सोचना है कि प्राकृतिक रूप में जो व्यवस्था है उर्वरक बनने की, उसी से इस धरती की उर्वरकता बच सकती है। धरती की सतह को जिस चीज की जरूरत नहीं है, नदियां उसे समुद्र में ले जाकर दे देती हैं। तो अब कैसा संतुलन बना? झाड़, वनस्पति, ये सब धरती की सतह पर सघन रूप में रहने की स्थिति में ही ये सब चीज संतुलित रहेगी, है ना? तो संतुलन को एक सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है, इसका अध्ययन बहुत जरूरी है। हम विज्ञान में पढ़ते लिखते तो हैं, हम सब पढ़ लिख करके ही आए हैं, लेकिन वास्तव में कुछ जुड़ा नहीं है हमारे लिए, सब कुछ टूटा फूटा रह गया। इस तरह समस्या से, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि एक समस्या के लिए एक और समस्या पैदा करते हैं, एक समस्या को सॉल्व करने जाते हैं और समस्याएं पैदा करके हाथ में ले आते हैं, है ना? जैसे दूरगमन की समस्या को सॉल्व करने गए तो प्रदूषण साथ में ले करके आ गए, स्यूएज की इशू को सॉल्व करने गए, नदियों को गंदा कर दिया, है ना? हम धरती पर मतलब भोजन खाने पीने की समस्याओं को सुलझाने गए, पूरी सॉइल को खराब कर दिया, मिट्टी को हमने प्रदूषित कर दिया। तो इस तरीके से एक समस्या सॉल्व करने जाते हैं और उससे दूसरी समस्या, दूसरी उससे भी बड़ी समस्या लेकर के चले आते हैं। इसी को कह रहे हैं कि अभी हम व्यवस्था को समझ नहीं पाए हैं, व्यवस्था में किस प्रकार से समाधान उपलब्ध है इस बात को हम पकड़ नहीं पाए हैं। किसी एक छोटी समस्या को कितनी भी बड़ी समस्या से ढका जाए, किंतु समस्या ढकती नहीं है। ये सब कोई शिकायत या निंदा करने की बात नहीं है, घटित घटनाओं के आकलन के साथ पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है, और कोई कारण नहीं है। यथास्थिति व आवश्यकता का वर्णन है ना? इस प्रस्ताव में कुल मिलाकर जीवन की 10 क्रियाओं को परंपरा में प्रमाणित करना है। तो देखिए हमारे पास भौतिकवादी, आदर्शवादी दो विधियों से कुछ प्रस्ताव हमारे सामने आए, जिन प्रस्तावों को हमने अपनाया, अपनाने के बाद हम कहाँ पहुंचे हैं, इस सब की समीक्षा इससे ऊपर कर दी गई है। अब ये जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव क्या है? कह बाबा जी कह रहे हैं कि 10 क्रियाओं को, है ना, अभी जो 4.5 क्रिया में लूला लंगड़ा विधि से हम जीते हैं ना, कह रहे हैं ऐसा नहीं जीना है। 10 क्रियाओं के साथ मानव पूरा जी सकता है, इस बात की प्रतिभा है, और ऐसा हमारा व्यक्तित्व हो जाए, ऐसा हमारे जीने में चरितार्थ हो जाए, बस ये हमें चाहिए। तो इस प्रस्ताव में कुल मिलाकर जीवन की 10 क्रियाओं को परंपरा में प्रमाणित करना है। परंपरा में प्रमाणित करना है अर्थात अपने से आगे दो लोग हमें दिखने चाहिए। 10 क्रियाओं के लिए समझदारी को चेतना विकास मूल्य शिक्षा पूर्वक प्रमाणित करना है। जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना है ना? देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। इससे ऊपर बाबा जी ने एक जगह कहा कि अभी हम आदि मानव जैसे ही हैं, है ना? तो अभी हमारी जो चेतना है वो मानव चेतना नहीं है, आदि मानव चेतना है ना? प्रिय हित लाभ में जैसा वहां से हम शुरू किए थे 1 लाख वर्ष पहले, आज भी वहीं खड़े हुए हैं। तो वास्तव में भी हम कहाँ खड़े हैं? आदि मानव चेतना में। तो आदि मानव चेतना से मानव चेतना में हमें पहुंचना है।
चेतना का विकास हो किस विधि से? मूल्य शिक्षा पूर्वक ऐसा होगा, इसी विधि से ये प्रमाणित होगा। जानना मानना जो है वो पहचानना निर्वाह करने के साथ जुड़ जाए, ये भी कार्यक्रम है। जानना मानना का तृप्ति बिंदु जागृति व समाधान, समृद्धि अभय स अस्तित्व सहज प्रमाण ही है। यही अनुभव सहज प्रमाण है। इसलिए हर मानव अनुभव मूलक विधि से अपने को सार्थक बना सकते हैं। इसमें एक यह भी उपकार है कि इस प्रस्ताव में पुरोहितवाद का कोई स्थान नहीं है और ना ही शक्ति केंद्रित शासन का। मैं ही सबको तार दूंगा इस बात से भी मुक्त है। हर व्यक्ति अपनी समझदारी से भ्रम मुक्त हो सकता है। एक व्यक्ति तर जाएगा तो संसार तर जाएगा, यह बात पर्याप्त हुआ नहीं है, यह देख लिया गया है ना। आदर्शवाद की समीक्षा कर रहे हैं यहाँ पर बाबा जी। इस प्रस्ताव में जो समझेगा वह तर जाएगा। अभी तक सारे सदग्रंथों में आश्वासन तो बहुत हैं, किंतु प्रमाण के रूप में धरती पर एक भी आदमी नहीं निकला। तो हम क्या करेंगे? परंपरा में जो चीज आती नहीं है उसका कोई स्थान नहीं है। एक आदमी पहले बहुत कुछ पाया था या खोया था, इसको हम कैसे सत्यापित करें? पर जो सुलझने का तरीका होगा वह परंपरा में आएगा ही। इसको इस तरह भी देखा जा सकता है कि अभी तक आदमी बहुत सारा गलती व अपराध किया, उसकी कोई परंपरा नहीं होती। परंपरा जब भी होती है समझदारी पूर्वक ही सफल होना सहज है। मानव मानवीयता पूर्वक जीने की कला ही परंपरा होती है। समझदारी की परंपरा अध्यावसायी विधि से हो सकती है। जीने की कला परिवार विधि से, समाज विधि से, व्यवस्था विधि से हो पाती है। इसी प्रकार मैं भी अपने जीने की कला को समझदारी के आधार पर ही पाया। समझदारी से जो जीने की कला आती है वह निश्चित रूप से समाधान व व्यवस्था रूप में जीना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जी, छोटू अंकल कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी। जी। यहाँ पे आज सुबह कोई हमारी सुबह के जो क्लास होता है उसमें भी एक चर्चा हुई थी, जी। निरपेक्ष ऊर्जा हुँ, और सापेक्ष ऊर्जा। सापेक्ष ऊर्जा। हुँ, कुछ लोग नए होंगे तो शायद ये शब्द नए उनको लगेंगे, किंतु हुँ, एक समझने की बात है जी। कि सापेक्ष ऊर्जा जो है जब हम खाते हैं, या तो जो विद्युत शक्ति है, या तो जो ताप दाब विद्युत, ये तो सब हमने समझते हैं। इसका हुँ, प्रयोग किया, बिजली और चुंबक का प्रयोग किया और हुँ, बिजली उत्पन्न की, ये सब आया। किंतु निरपेक्ष ऊर्जा यानी कि वो जो अणु परमाणु में जो ऊर्जा है, जो सदा सदा है, जो नित्य है, सब जगह साम्य है, उसको यानी कि आदर्शवाद में उसका जिक्र तो है, हुँ, किंतु उसकी बारीकाई को एकदम स्पष्ट नहीं हुआ। हुँ, इसलिए हम वहां से रुक गए, तो ये दर्शन हमको उससे आगे लेके जाता है। हुँ, और निरपेक्ष ऊर्जा, जब निरपेक्ष ऊर्जा की हम समझते हैं तो फिर ये जो सब बातें हैं ये सब क्लियर हो जाती है, बिल्कुल, जानने की बात क्लियर होती है, बिल्कुल। फिर हमारा दर्शन में क्लैरिटी आती है। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। है ना? तो ये पूरा कार्यक्रम अध्ययन का कार्यक्रम जो है वो वास्तव में निरपेक्ष ऊर्जा को और उसके साथ जो इकाइयाँ हैं उनके सहअस्तित्व को समझने का ही है, एक विधि से देखा जाए तो, है ना? तो ये क्रम है ना? चलिए, तो मुझे लगता है कि हम अपने आज के सत्र का दूसरा भाग शुरू कर सकते हैं। हमारे साथ श्रीमती सुनीता पाठक जी हैं और हम सभी उनका खूब-खूब स्वागत करते हैं। नमस्ते मम्मी, नमस्ते, प्रणाम। आइए, आपका स्वागत है। आप आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं। क्या बात नमस्ते। है! नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। देखिए, श्रीमती सुनीता पाठक जी का बहुत स आप सभी लोग भी अगर चाहें तो आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम सब आप आस-पास बैठे हुए हैं, तो आपको देख कर के आपसे बात करने का मज़ा ही कुछ और आता है ना? तो श्रीमती नमस्ते जी। सुनी जी, नमस्ते। तो अच्छा, साथ में अपने आप को म्यूट भी करेंगे ताकि हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो क्लियर आए, है ना? चलिए। हाँ।
तो बढ़िया, स्वागत है सभी का। और श्रीमती सुनीता पाठक जी का एक अध्ययनकर्ता के रूप में परिचय देने से पहले मैं अपना व्यक्तिगत उनके साथ जो हमारा संबंध है उसका परिचय देना चाहूंगी, है ना। लगभग मुझे लगता है 6 वर्ष पहले हमारी मुलाकात हुई 2017 में, जब मेरी अध्ययन करने की इच्छा हुई। उसी समय संयोग से उनका अहमदाबाद में आना हुआ। और छोटू अंकल अथवा डॉक्टर छोटा लाल शाह जो आप देख रहे हैं, तो कच्छ में विद्या को, है ना, लेकर के आने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, तो वही मुझे उस समय साथ लेकर अहमदाबाद गए थे और हमारी मुलाकात हुई। तो उनके साथ मतलब सुनीता पाठक जी के साथ जो जो 1 या 2 दिन का हमारे साथ जो समय बीता, उसमें मुझे ऐसी इच्छा हुई कि हमारी सास अगर हो तो ऐसी हो, है ना। वैसे हमारी सास है नहीं, वो उनका 2013 में निधन हो गया, तो बहुत समय मुझे मिला नहीं शादी के बाद उनके साथ बिताने का। तो मेरी हमेशा से ऐसी इच्छा थी कि अगर कोई हो, है ना, माँ के स्वरूप में कोई हो तो कैसा हो, है ना। तो वो स्वरूप मैंने पाया और मैंने मन ही मन सोचा कि ऐसा होना चाहिए, है ना। तो उसी विधि में उन्होंने हमें स्वीकार किया। मैं उन्हें, है ना, प्यार से मम्मी भी बोलती हूँ। ममता की एक परिभाषा परिभाषा संहिता में दी हुई है, और वो परिभाषा कहती है स्वयं के प्रतिरूप में किसी का स्वीकार हो जाना, है ना। कि मैं जैसे मैं समझ सकता हूँ वैसे ये भी समझ सकता है। तो ये विधि से मैं मानती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर काफी काम किया। जब भी मैं कोई प्रश्न लेकर गई, उसका विस्तार से, है ना, और विस्तार से नहीं, सिर्फ जीवन से जोड़ करके उसे समझाना, ये उनकी एक खास बात मुझे लगी, जो मुझे पिछले 6 वर्षों से लगातार प्रभावित प्रेरित करती रही, है ना। तो ये एक छोटा सा हमारा व्यक्तिगत परिचय है। और इसके अलावा देखिए, मुझे लगता है शायद 25 वर्ष हो गए होंगे जब से वो दर्शन से जुड़ी हैं। बाबा जी के साथ सानिध्य में अध्ययन किया है ना। और दर्शन की जो गरिमा है, जो दर्शन की एक, है ना, उसको उस गरिमा के साथ प्रस्तुत करने में उनकी महारत है। ठीक है। तो मैं सभी के साथ, है ना, सुनीता पाठक जी का इस गोष्ठी में स्वागत करती हूँ। और आइए, है ना, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और 2 शब्द कहिए हमारी गोष्ठी के लिए भी। जी। परम वंदनीय माता जी एवं परम श्रद्धेय बाबा जी को नमन करते हुए सभा में उपस्थित सभी बंधु बांधवों को मेरा सादर अभिवादन। हम सभी एक विश्व परिवार के रूप में एक परिवार ही हैं। इस बात को मध्य दर्शन ने प्रतिपादित किया है। जब मैं छोटी थी तो मेरे सामने एक बड़े बड़े प्रश्न जो है हमारी परंपरा से कुछ सूचनाएं उपलब्ध थी, और सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने के कारण से कुछ संस्कृत की जो हमारी प्रार्थनाएं हुआ करती थी, और राष्ट्र का जो प्रेम है उसकी कुछ बातें किया हुआ करती थी। तो उसमें सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सद्रे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, इसको हम लोग पढ़ा करते थे। और वसुधा कुटुंब है, इसका उद्घोष हम सुना करते थे। तो ये सभी सुखी कैसे होंगे, सभी कैसे भद्र होंगे, है ना। ये वसुधा एक परिवार के रूप में कैसे है, हमारे पूर्वज कह तो गए हैं। कोई रास्ता तो दिखता नहीं। जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो आदर्शवादी परंपराओं से हमारा परिवार चलता है, आदर्शवादी मानसिकताओं से। और हम जिस अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र में जीते हैं वो सब भौतिकवादी है। तो ये दोनों विचारधाराओं के बीच पिसते हुए पूरी मानव जाति अभी तक समस्याओं में जकड़ी हुई है। व्यक्तिवाद, आदर्शवाद में वो त्याग सीखती स्थित रहता है कि भाई वो रास्ता कहाँ पाए, है ना। ना तो कुछ त्यागते हैं तो वो सब जरूरत है माता पिता को कैसे परिवार भोगने की सामान्यतः प्रवृत्ति मुझ में थी ही नहीं। शायद वो कोई पूर्व संस्कार रहा होगा, इसीलिए जो है संग्रह मानसिकताएं स्वभाव में ही नहीं थी कभी भी।
लेकिन वसुधा कुटुंब कैसे है, सभी सुखी कैसे होंगे, ये माइंड बात नहीं चलती। मेरे मानस में जो है वो बैठ गई, और इस प्रश्न को लेकर के मैं चलती रही। और बहुत सारा मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया, तो अरस्तु को पढ़ा, प्लेटो के साम्यवाद को पढ़ा, तो वहां पर एक ऐसी संभावना दिखी कि कुछ सभी के लिए कैसे अच्छा हो, इसके लिए मानव जाति सोचती ही रहती है, हम सब भी सोचते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं मिलता जिससे सभी का शुभ हो सके, सभी भद्रता में जी सकें। तो ये प्रश्न बने रहे बहुत वर्षों तक। इसके लिए फिर मैंने एजुकेशन में मैंने बीएड किया 90 में, 1991 में। फिर मैंने लॉ भी किया न्याय को समझने के लिए कि न्याय क्या होता है। लेकिन जब कोर्ट में प्रैक्टिस करने गई तो पता चला कि सबसे ज्यादा अन्याय की जगह तो यही है, ऐसा वहां पर मुझे देखने को मिला। तो मेरा मानस जो है बहुत दुखी हुआ, और ऐसा लगा कि क्या मानव के जीने के लिए जो परिवार जिसमें हम जीते थे, वहां मानव की गरिमा का कोई कार्यक्रम दिखाई नहीं पड़ता था। समाज जो है वो भेदभाव से ग्रस्त मानसिकताओं से था, घिरा हुआ था। शिक्षा व्यवस्था में भी कोई, और न्याय न्याय की जो संस्थाएं हैं नॉर्मल लगा उनमें था कभी, आई नीड टू स्पीक समथिंग। जो इस प्रकार से जो है मेरे अंदर तमाम प्रकार के जो द्वंद जो है वो चलते रहते थे। तो ये विवाह जो है बहुत किसी के साथ हुआ, जैसे भारतीय जो परंपरा है, ज्ञान का काफी अच्छा अध्ययन था और काफी साधनाओं से वो गुजरे हुए थे। तो उनके साथ आने का मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज्ञान की बात है ना, मुझे लगा देखना होगा, है ना। तो ये गहरी इच्छा भी थी कि स्त्री शरीर में ज्ञान कैसे प्रमाणित हो, क्योंकि मैं देखती रही बचपन से बड़े होते तक कि स्त्रियों को जो है बहुत ही जो है समाज उनके साथ व्यवहार करता है। तुमको अकल ही नहीं है, तुम कुछ कर ही नहीं सकती हो। ये चीजें जो मैंने अपनी माता के साथ देखा, अपनी बुआओं के साथ, अपनी चाचियों के साथ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो एक बहुत गहरी गार्गेय और मैत्रेयी के बारे में जब मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि हम सबको गार्गी और मैत्रेयी बनना ही चाहिए, है ना। तो कुछ ऐसे ही छोटे-छोटे बहुत सारे अस्पष्ट चित्रण मेरी मानसिकता में थे। तो जब मध्य दर्शन के संपर्क में 98 में मैं आई और बाबा से मिली, और दर्शन का जो अक्टूबर 98 में हमने पहला शिविर किया, और उस शिविर में ही जो मेरे कुछ अस्पष्ट चित्रण थे, उनके लिए ये कुछ संभावनाएं वहां पर मुझे दिखाई दी। और मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के अध्ययन के लिए मैंने और मेरे पति देव ने वहीं पर संकल्प लिया कि हम दोनों जो चाहते हैं वो यहीं पर कुछ दिखेगा। संयोग से हम दोनों का जो है मानसिकताओं में न्याय धर्म सत्य को समझने की गहरी प्यास थी। तो उस दिशा में हम लोग ने दर्शन का अध्ययन करना शुरू किया, और हमको हमेशा लगता था कि हम सही समझ जाएं, उसके बाद में सारा कुछ हो जाएगा, है ना। हमने ऐसा कभी नहीं सोचा कि पहले आर्थिक स्थितियों को ठीक कर लें या कुछ कमा के रख लें फिर देखेंगे, ऐसा नहीं रहा, है ना। अर्थशास्त्र थोड़ा कमजोर था हम लोगों का, हम समाधान की दिशा में गति करते रहे। और शनैः शनैः जब बाबा जी के संपर्क में उनके घर जाना होता था मेरा, 15-15 दिन रहना होता था, और उनके साथ एक पिता जैसे अपने बच्चे को समझाता है, उस प्रकार से उन्होंने मुझे समझाया। और धीरे-धीरे वो मुझको बन गया। मैं खुद भी आश्चर्यचकित हूँ कि अपने बच्चों को पालते हुए, अतिथियों का स्वागत करते हुए, सबके साथ संबंध निर्वाह करते हुए, कुछ भी चीज़ मुझे छोड़ना नहीं पड़ी। थोड़ा अतिरिक्त श्रम ज़रूर हुआ, लेकिन चूँकि यदि ध्यान बना रहता है और आपका संकल्प बना रहता है, तो कोई भी चीज़ कठिन तो नहीं है, कर ही लेते हैं। तो दर्शन को समझती रही, सुनती रही, और ये सहस्तित्ववादी दर्शन है वो मुझे समझ में आया। तो ये सब था कि हर इकाई जो है स्वयं व्यवस्था में है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। तो हर इकाई के रूप में एक परमाणु अंश भी एक इकाई है और एक परमाणु भी
पारमाणिक पहचाना गया है ना, 6 ओर से सीमित पिंड बोला गया है। आवाज कटती है। हाँ, हेलो। ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही है किसी कारण से। हाँ, बहुत हाँ, अभी आ रही तो है, अभी आ रही है जी। इकाई के रूप में देखा और अध्ययन किया तो पता चला कि अस्तित्व सह-अस्तित्व स्वरूप है जी, ना? तो अभी छोटू भाई हमारे कह रहे थे कि निरपेक्ष ऊर्जा और सापेक्ष ऊर्जा, है ना? तो हर इकाई में किसी भी मतलब परमाणु में मूल आपकी आवाज फिर से चली गई किसी कारण से। में डिस्टर्ब जाता है, कहाँ से आ रहा है, तो थोड़ा अच्छा, अच्छा, ओके। बहुत तेज व्यवधान है। तो क्रिया के मूल में जो है ऊर्जा के बिना क्रिया परमाणु में मूल चेष्टा और मूल चेष्टा के बिना ऊर्जा का परिचय नहीं है, ऐसा हम लोग सहअस्तित्व को पढ़ते हैं। तो स्थिति गति की संपृक्तता में हर परमाणु में श्रम गति और परिणाम हमको दिखाई देता है। मूल जो है परिणाम है, उसको सापेक्ष ऊर्जा बोलते हैं, जो कि ताप दाब के रूप में हमको परमाणुओं में दिखाई देती है। ध्वनि के रूप में, ताप के रूप में, दाब के रूप में, इसको सापेक्ष ऊर्जाएं बोलते हैं। तो स्थिति के साथ गति के रूप में हर इकाई जो है वो अविभाज्य वर्तमान के रूप में कार्यरत दिखाई देती है। तो जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी क्रियाएं पूर्णता की दिशा में गति कर रही हैं। पूर्णता की दिशा में गति करने का आशय है। क्यों है पूर्णता की दिशा में? क्योंकि वो पूर्ण में गर्भित है ना? स्थिति के रूप में पूर्णता जो है हर इकाई में बनी ही रहती है। स्थिति गति का अविभाज्य वर्तमान है। तो हर क्रिया पूर्णता की ओर गतित है। तो परमाणु में विकास के फलस्वरूप गठन पूर्णता, फिर क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, ये तीनों पूर्णताएं इस बात का प्रमाण है कि हर इकाई जो है वो पूर्ण में गर्भित है और संपृक्त है। इस महासूत्र के साथ या महाकारण के साथ ये पूरा दर्शन लिखा गया है। अस्तित्व में परमाणु से लेकर के परमाणु रचनाओं से लेके पदार्थ अवस्था से लेकर प्राण अवस्था से ज्ञान अवस्था तक का जो भी प्रकटन है वो एक निश्चित अनुक्रम के साथ है। तो ये जो व्यापक सत्ता पूर्ण है और उसमें हर इकाई संपृक्त है, ये संपृक्तता को कैसे समझा जाएगा? तो जब इकाइयों में संपृक्तता, अविभाज्यता, एक सूत्रता दिखती है तो संपृक्तता का प्रमाण मिलता है। तो अनुक्रम पूर्वक हर इकाई जो है दूसरी इकाई के लिए पूरक होते हुए ही सारी रचनाओं का प्रकटन है। इस प्रकार से मानव के आने से पहले तक अस्तित्व में व्यवस्था ही व्यवस्था है। इसके अलावा समस्या दिखाई नहीं देती। मानव के आने के बाद से समस्याओं का पहचान जो है वो प्रारंभ हुआ। मानव के आने के बाद क्यों समस्या शुरू हुई? क्योंकि मानव शरीर के माध्यम से व्यक्त हुआ, तो शरीर को ही उसने जीवन के रूप में स्वयं को स्वीकार लिया और शरीर मूलक विधि से क्रियाकलाप में वो लग गया। क्योंकि शरीर को पहचानता था, तो 4 विषय जो है जीव संसार में थे, तो मानव ने क्या थोड़ा ज्यादा किया, तो 5 संवेदनाओं के साथ मानव ने जीना प्रारंभ किया। और इस प्रकार अभी तक मानव 5 संवेदनाओं के अर्थ में ही सारी शिक्षा, सारा व्यापार, सब कुछ उसी अर्थ में सजा हुआ है। हमारा मनोविज्ञान 5 संवेदनाओं के आधार पर ही है। तो इस प्रकार से मानव जाति में जितना क्रियाकलाप दिखता है वो शरीर के आधार पर दिखता है। न्याय धर्म सत्य के
एक आशा के रूप में मानव में बनी हुई है। अभी मार्गदर्शन दर्शन के प्रस्ताव के साथ उसके पूरे होने की संभावना का उदय हुआ है। अभी हम सब अध्ययन कर ही रहे हैं। तो जी बिल्कुल मैं यदि यहाँ पर कुछ बातें मतलब पूछना चाहूंगी। देखिए हाँ, हमारे जो इस गोष्ठी में जुड़े हुए लोग हैं वो ज्यादातर ऐसे हैं जो पहली बार ही पठन कर रहे हैं ना, कि पूरे पठन से भी गुजरे नहीं है। तो आज खास तौर पे मैं जो बात यहाँ पर करना चाहती हूँ ये है कि जो अध्ययन प्रक्रिया है, आपने एक लंबा समय इस प्रक्रिया को समर्पित किया है, स्वयं इस काम में लगे रहे और बहुत सारे लोगों का सहयोग किया है। तो जी, इस यात्रा में क्या पड़ाव मिलते हैं हमें, है ना? कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए एज एज अ अध्ययन करता है ना, हम अध्ययनकर्ता की तरह कभी कभी हमारा संबल एक टूटने सा भी लगता है कि हमें भाषा समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, है ना? कई कई बारी हम एक ही बात को पढ़ते रहते हैं पर समझ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। जो दूसरे क्षेत्रों के या दूसरी भाषा जिनकी मातृभाषाएं दूसरी हैं, है ना, उनको उनको एक अलग प्रकार की दिक्कत होती है, क्योंकि कई बार उसी प्रकार के शब्दों के मीनिंग अलग किसी भाषा में हो सकते हैं, है ना? तो इस तरीके की जो समस्याएं आती हैं या आने वाली जो समस्याएं हैं उनके बारे में मैं चाहती हूँ आप जरूर कुछ कहिए, है ना? जी। हाँ, देखिए ये जो अध्ययन है ना, मैंने देखा है कि हमारे बीच में कई, जैसे गौरी है ना, श्री राम की श्रीमती जी, वो बिल्कुल हिंदी नहीं जानती थी, है ना, वो तेलुगु ही जानती थी। लेकिन अभी वो बहुत अच्छे से समझती, तो मुझे लगता है हिंदी का ना आना एक अच्छी बात है, क्योंकि जिन्हें हिंदी आती है, वो जब दर्शन को पढ़ते हैं, तो दर्शन जो है वो सहअस्तित्ववादी अभिव्यक्ति है। अभी तक जी। हम सभी को व्यक्तिवादी विधि से सोचने, करने, बोलने का अभ्यास है, और व्यक्तिवादी अर्थ ही हमारी मानसिकता में चित्रित है ना? वो तदाकार हो गए हैं हम व्यक्तिवादी अर्थों के साथ में। तो जी। अभी यदि हिंदी नहीं आती है तो अच्छा है, क्योंकि जब हम सहअस्तित्व का अध्ययन करते हैं और जब हम मध्य दर्शन का अध्ययन करते हैं, तो जो अर्थ दिया हुआ है उसी को पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी के अर्थ दिमाग में है नहीं, है ना? तो जो अन्य भाषाएं हैं उनके अर्थ भी हमारे स्मृतियों में रहते हैं, लेकिन फिर भी जब हम हिंदी के साथ पढ़ रहे होते हैं तो फिर उसी अर्थ को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे मैंने विज्ञान नहीं पढ़ा है, तो मैं सहअस्तित्ववादी विज्ञान को अच्छे से समझ पाती हूँ, क्योंकि मेरा विचार फिर जो अभी प्रचलित विज्ञान है उसकी अवधारणाओं पर नहीं जाता है, तो मैं ठीक-ठीक से देख पाती हूँ। नहीं तो फिर वापस वहीं कनेक्ट होना होता है कि वहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पर कैसा है, वहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पर कैसा है। तो मध्य दर्शन के अध्ययन में बिल्कुल जो हमारी पुरानी मान्यताएँ हैं, उनको छोड़ कर के ही अध्ययन करते हैं, तभी सफल होते हैं, और परिभाषा के साथ अध्ययन करते हैं तभी सफल होते हैं। दूसरा, हम जी। में ये प्यास कितनी गहरी है उसके आधार पर सफल होते हैं, कि जानने की इच्छा कितनी है ज्ञान को, क्योंकि ये पूरा ज्ञान का ही प्रस्ताव है ना। बाबा जी जो है वो ज्ञान स्वरूप थे, हम सब भी ज्ञान स्वरूप ही है, क्योंकि हम ज्ञान अवस्था की इकाई है। तो ज्ञान के स्वरूप में व्यक्त हुए बगैर हम सब सुखी होंगे, ऐसा कोई कार्यक्रम है ही नहीं इस धरती पर, है ना? तो ये ज्ञान का पूरा प्रस्ताव है। तो ज्ञान को समझने के लिए पहले उतनी तीव्र इच्छा होना, है ना? फिर जो वस्तु जैसी कही गई है, जिन अर्थों में कही गई है, मैं देखती हूँ कि हम लोग ना अभी दर्शन के क्योंकि शब्द तो जो प्रचलित परंपरा है उससे ही लिए गए हैं, अर्थ जो है वो सहअस्तित्ववादी है। तो हम लोग एक सामान्य अर्थ लगा लेते हैं, जैसे निरीक्षण हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, निरीक्षण, निरीक्षण। तो जो स्वयं में देखना, है ना? जबकि मध्य दर्शन में कहा गया है सह-अस्तित्व में देखना, क्योंकि देखना सह-अस्तित्व में होता है ना? आत्मा जो है वो भी बुद्धि में देखती है, इसलिए इसको सह-अस्तित्व में देखना बोलते हैं, है ना? तो आत्मा में जो अनुभव हुआ होता है उसको आत्मा में तो स्वयं में तो देख नहीं सकते, तो वो बुद्धि में देखती है। बुद्धि जो है वो चित्त में देखता है, चित्त वृत्ति में देखती है, और वृत्ति जो है वो मन में देखता है। मन जो है वो वृत्ति में अनुभूत रहता है, वृत्ति चित्त में अनुभूत रहती है, चित्त बुद्धि में अनुभूत रहती है, और बुद्धि आत्मा में अनुभूत रहती है। इस पूर्वानुक्रम को स्वीकारना जो है वही मनन है ना? इससे कम में देखना होता नहीं है। तो स्वयं में देखने का मतलब ही है कि सहअस्तित्व में देखना, एक मानव के रूप में अपने अध्ययन को पहचानना।
है ना। इस प्रकार से अध्ययन की जो प्रक्रिया है, जिसको श्रवण बोलते हैं, श्रवण मतलब सुनना, है ना। जब हम श्रवण की बात कर रहे हैं पठन के तौर पे, तो सुनना, सुनना मतलब हमारी स्मृति में आ जाए। तो अध्ययन की परिभाषा जो मध्य दर्शन में दी गई है, वो दिया गया है कि अधिष्ठान की साक्षी में, है ना, स्मरण पूर्वक किए गए क्रियाकलाप की अध्ययन संज्ञा है। अब अधिष्ठान किसको कह रहे हैं? आत्मा को कह रहे हैं। आत्मा क्या है? तो सहअस्तित्व में अनुभूत जो वास्तविकता है वो आत्मा है। तो सहअस्तित्व का अनुभव मतलब भी सहअस्तित्व, अधिष्ठान मतलब भी सहअस्तित्व। तो सहअस्तित्व में ही अध्ययन है ना। इससे कम में अध्ययन है ही नहीं। तो मानव भी सहअस्तित्व में है। तो मानव का सहअस्तित्व में स्वरूप क्या है, उसकी नियम क्या है, विधि क्या है, प्रक्रिया क्या है, होने के रूप में, होने के रूप में वो एक इकाई है, तो होने के रूप में वो सहअस्तित्व में है। रहने के रूप में सहअस्तित्व के प्रमाण के रूप में है ना। तो प्रमाण रूप में फिर क्या, किस प्रकार से जीना है, तो फिर परिवार मानव के रूप में। तो जब हम परिवार मानव की बात कर रहे हैं, तो विश्व परिवार की अविभाज्य इकाई के रूप में अपने परिवार को देखते हैं, और अपने परिवार की अविभाज्य इकाई के रूप में खुद को देखते हैं, है ना। तो मैं अपने परिवार की अविभाज्य इकाई हूँ, जिसमें मैंने जन्म लिया है, या जो जागृति संबंध है ना। तो जन्म संबंध और जागृति संबंध, है ना। तो अभी संबोधनों में जी रहे हैं हम। तो संबंधों की पहचान कहाँ है? जागृति के अर्थ में ही, क्योंकि पूर्णता के अर्थ में अनुबंध बराबर संबंध। तो ये पूर्णताएं क्या है? तो क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, गठन पूर्णता हो ही चुकी है। क्रिया पूर्णता का क्या मतलब है? क्रिया पूर्णता का मतलब है कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह। तो दायित्व का क्या मतलब है? तो सर्वतोमुखी समाधान संपन्न रहना और अन्य के सर्वतोमुखी समाधान संपन्नता में सहायक होना, ये दायित्व है ना। तो जब आप समाधान संपन्न रहोगे तभी आप सहायक हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। कर्तव्य का क्या मतलब है? तो समृद्धि संपन्न रहना। तो समृद्धि परिवार में ही होती है ना। और एक परिवार में समृद्धि संपन्नता होती ही नहीं है ना। क्योंकि एक परिवार जो है वो अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं उपार्जित कर ही नहीं सकता है। इसीलिए समाज गति अनिवार्य है। तो हमारे पास जो आवश्यकता से अधिक उपार्जन हुआ है, उसको उन परिवारों में वितरित कर देना जहां पर कि हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं। तो हम अपनी वस्तु उनको दे दें और उनसे अपनी वस्तु खुद ले लें, है ना। इस प्रकार से जो 10 सोपानी परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था को बाबा जी ने बनाया है, तो क्यों बनाया है बाबा जी ने 10 सोपानी व्यवस्था को? क्योंकि समाधान सुलभता हर मानव में और समृद्धि सुलभता हर परिवार में, है ना। इसी को न्याय बोल रहे हैं, यही न्याय है ना। तो मानव जाति में समस्या क्या है? तो कुल 3 ही समस्या है, भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, व्यवहारिक, है ना। तो बौद्धिक संतुलन ना होने से व्यवहारिक और व्यावसायिक असंतुलन है। तो बौद्धिक संतुलन होने से तो सहअस्तित्व में जो अध्ययन है, तो जब हम निरीक्षण को पहचानते हैं, तो स्वयं में अध्ययन का मतलब सहअस्तित्व में अध्ययन। सहअस्तित्व में अपने होने को और रहने को पहचानने को, तो निरीक्षण का मतलब होता है निश्चितता के अर्थ में किया गया मूल्यांकन। ये मध्य दर्शन की परिभाषा है। अब हम लोग ना स्वयं में निरीक्षण, परस्परता में परीक्षण, परीक्षण में क्या, क्यों, कैसे और कितना का आकलन, है ना। जैसे न्याय कितना है, तो सर्व मानव में व्याप्त है न्याय, है ना। नियम व्याप्त है, नियम से रिक्त मुक्त कोई इकाई नहीं है, न्याय से रिक्त मुक्त कोई इकाई नहीं है। तो समाधान के साथ सूत्रित रहना यही न्याय है ना। कर्तव्य दायित्व का निरंतर निर्वाह होना यही न्याय है। तो जब हम इस प्रकार से श्रवण और मनन में, है ना, जब पूर्वानुक्रम को स्वीकार करते हैं, तो न्याय धर्म सत्य ही मानव का स्वत्व है, इसको भी स्वीकार करते हैं। तो न्याय क्या है, इसको जब जीना, है ना। तो श्रवण को जो है ना धारणा बोलते हैं। तो अध्ययन पूर्वक जो है धारणाएं स्पष्ट होती हैं। सुनकर स्मरण पूर्वक जो है, जो एक इकाई का दूसरी इकाई से अंतर संबंध है, और जो पूरा अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में अनुक्रम से व्यक्त है ना। तो पहले पदार्थ अवस्था व्यक्त है, फिर प्राण अवस्था व्यक्त है। मानव शरीर जो है वो प्राणावस्था की सर्वोत्कृष्ट रचना के रूप में व्यक्त है ना।
इसीलिए पदार्थ प्राणावस्था आने के बाद प्राण पद इसमें दिया गया है। तो पद तभी आया जब दूसरी अवस्था आई, उससे पहले पद की पहचान नहीं है ना? तो एक अनुक्रम से विकास इस अस्तित्व में दिखाई देता है। तो जैसे ऊर्जा संपन्नता क्रियाशीलता पदार्थ अवस्था में प्रकट है, तो स्पंदनशीलता प्राणावस्था में प्रकट है, तो आशा संपन्नता जो है वो जीव अवस्था में प्रकट है, तो ज्ञान संपन्नता ज्ञान अवस्था में प्रकट है। इस प्रकार से अनुक्रम से सारा कुछ प्रकटन है। तो यह अनुक्रम से प्रकटन होना एक सूत्रता अविभाज्यता को प्रकट करता है। ये एक सूत्रता और अविभाज्यता का प्रकटन जो है वो सहअस्तित्व में डूबे भीगे घिरे रहने का प्रमाण है, क्योंकि व्यापक सत्ता में कुछ कम ज्यादा नहीं है। तो हर इकाई जब दूसरी इकाई की पूरक होती है तो नियम नियंत्रण संतुलन को प्रमाणित करती है। नियंत्रण संतुलन का प्रमाण ही व्यवस्था का प्रमाण है। तो मानव जाति में चूंकि वैचारिक स्पष्टता न होने से वैचारिक असंतुलन है, वैचारिक असंतुलन होने से व्यवहारिक और व्यावसायिक असंतुलन भी है। तो ये संतुलन को प्रस्तुत कर देना, इसी को जो है मध्य दर्शन में व्यवस्था में जीना कह रहे हैं। तो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में भागीदारी के प्रति निष्ठान्वित होना ये अध्ययन का लक्ष्य है ना? तो समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व ये मानव के कार्यक्रम है। तो लक्ष्य की स्पष्टता के बगैर भी अध्ययन नहीं होता। तो मध्य दर्शन में कहा गया है तो सर्वतोमुखी समाधान ही समाधान है। तो सर्वतोमुखी का क्या मतलब है? तो मानव के चारों आयाम अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य, है ना, या प्रयोग जिसको कह रहे हैं। तो अनुभव मानव परंपरा में आ चुका है। अनुभव के प्रकाश में विचार के संतुलन का जो बौद्धिक नियम है उसकी पहचान हो चुकी है, जिसको मानव प्रवृत्तियां बोल रहे हैं। उनकी स्वीकृति के साथ वैचारिक संतुलन को में जी सकते हैं। उसके साथ व्यवहारिक संतुलन जो स्वधर्म, स्वनारी, स्वपुरुष, स्वदयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में, सामाजिक नियम के रूप में है, और प्राकृतिक नियम के पालन के रूप में व्यवसायिक नियम है। इन तीनों नियमों के पालन से एक सूत्रता अविभाज्यता प्रमाणित होती है, और मूल्यों में जीना भी इसी को जीना कहते हैं। कर्म दर्शन के पृष्ठ 29 में आप लोग जाएंगे तो वहां पर बाबा जी ने लिखा है कि संस्कारों में गुणात्मक उदय का प्रत्यक्ष रूप नियम त्रय का पालन ही है ना? तो अभी हम हमारे संस्कार जो है वो व्यक्तिवादी है। तो सहचितवादी संस्कार के उदय का जो प्रत्यक्ष रूप है, हम कैसे जानेंगे हमें संस्कार का उदय हो गया? तो नियम त्रय के पालन, मतलब बौद्धिक नियम जिसको असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभयता कह रहे हैं, उसमें जीना बराबर संस्कार में परिमार्जन हो गया, स्वीकृति हो गई, है ना? परिमार्जन पूर्वक हम अनुभवगामी विधि में जा रहे हैं ना, अध्ययन विधि से अनुभव की ओर गति कर रहे हैं ना। बाबा जी ने अनुभव के आधार पर सब कुछ लिखा है, हम अध्ययन के आधार पर अनुभव की ओर गति कर रहे हैं। तो अनुभव कार्यक्रम नहीं है, व्यवस्था में जीना कार्यक्रम है। बाबा जी ने अभ्यास दर्शन में लिखा अनुभव कोई कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि अनुभव मानव परंपरा में हो गया, हमको भी होगा तो वही होगा जो बाबा जी ने अस्तित्व को व्यक्त किया है, क्योंकि अनुभव सार्वभौमिक है। तो मध्य दर्शन में विचार, कार्य और प्रयोग की जो भी नियम दिए हैं, नियमों की पहचान हुई है, विधि की पहचान हुई है, प्रक्रिया की पहचान हुई है, पद्धति की पहचान हुई है, लक्ष्य की पहचान हुई है, दिशा की पहचान हुई है, वो सभी कुछ सार्वभौमिकता में स्पष्ट है। इसलिए संदेह की कोई गुंजाइश है नहीं। और इस असंदिग्धता के साथ ही जो है वो न्याय के प्रति निष्ठा होती है। न्याय के प्रति निष्ठा होने का मतलब है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में जीने का संकल्प। उसकी मानसिकता, शिक्षा के मानवीकरण और लोक शिक्षा, इन दोनों का लक्ष्य जो है स्वायत्त मानव के रूप में जीना और परिवार मानव के रूप में जीना, और फिर समाज गति में भागीदारी, व्यवस्था मानव के रूप में जीने की मानसिकता की स्थापना ही अध्ययन का लक्ष्य है ना? इस प्रकार से श्रवण मनन पूर्वक हम निधि ध्यासन की ओर जाते हैं। तो श्रवण और मनन में वृत्ति और चित्त केंद्रित रहते हैं। जब निधि ध्यासन में जाते हैं तो बुद्धि भी निमग्न हो जाती है, मतलब बुद्धि में स्वीकृतियां हो जाती है ना? और बुद्धि जब पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेती है, व्यवस्था बोध हो जाता है, स्वबोध हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है। इस प्रकार से जो है बोध पूर्ण ही होता है ना? उससे पहले स्वीकृतियां होती हैं, इसी को आंशिक निराकर्षण और पूर्ण निराकर्षण अध्याय 10 जो है क्लेश मुक्ति व्यवहार दर्शन, उसमें कहा हुआ है।
तो अनुभव के प्रकाश में जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक हम अनुमान पूर्वक जीते हैं। तो श्रवण का मतलब अवधारणा है। अवधारणा की परिभाषाएं आप देखेंगे तो बाबा जी ने लिखा है अनुमान की पराकाष्ठा, है ना। तो अध्ययन पूर्वक हमारे अनुमान में पूरी मानव चेतना स्वीकार हो जाती है, उसकी विधि प्रक्रिया स्वीकार हो जाती है और 10 सोपानी व्यवस्था का यह सर्वतोमुखी समाधान का चित्रण हो जाता है। तो मानव की 4 आयाम और 5 स्थितियां व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र तक का चित्रण हो जाता है। तो व्यक्ति के रूप में हम परिवार में जीते हैं, परिवार जो है वो समाज में अविभाज्य है, समाज जो है वो राष्ट्र में अविभाज्य है। जब राष्ट्र की बात मध्य दर्शन में की जा रही है तो एक पूरी धरती एक राष्ट्र है ना। और धरती जो है वो सोलर सिस्टम में अविभाज्य है, सोलर सिस्टम जो है वो अन्य गैलेक्सीज में अविभाज्य है। इस प्रकार से अनंत ब्रह्मांड के स्तर पर हम जहां पर अवस्थित है वहां से अनंत ब्रह्मांड के स्तर पर अविभाज्य है ना। इसको जब हम लोग देखते हैं तो व्यवहार दर्शन में अध्याय 11 में जब हम जाते हैं, है ना, तो अध्याय 11 में सबसे नीचे एक लाइन दी हुई है, मैं वो जरूर आप लोगों को आज बताना चाहूँ क्योंकि उससे बहुत स्पष्ट होता है ना। इसमें बाबा जी ने अध्याय 11 में नीचे लिखा है कि सामाजिक स्तर पर सार्वभौमिक सिद्धांत के आविष्कार को नियम को व्यवस्था के स्तर पर व्यवहार करते हुए न्याय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परस्पर समाधानित विचारपूर्ण नीति द्वारा व्यवहार करते समय धर्म की, है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर मतलब सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज, है ना, धर्म को ब्रह्मांड के स्तर पर व्यवहार करते समय सत्य की और अनंत ब्रह्मांड के स्तर पर व्यवहार करते समय उसे सह अस्तित्व की और सह अस्तित्व में मानव के द्वारा अनुभव की दशा में आनंद की तथा आनंद को व्यक्तिगत जीवन में आचरित करने की जागृत जीवन संज्ञा है जो दया कृपा और करुणा है ना। क्या तो बात। दया कृपा और करुणा का मतलब कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह है। तो हम इतनी छोटी मोटी इकाई नहीं है, हम ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान जो है वो व्याप्त है ना, सर्वव्याप्त है ना। वो उससे रिक्त मुक्त कोई इकाई अस्तित्व में है नहीं। जड़ इकाइयां ऊर्जा के रूप में संपन्न है और ये चैतन्य जीव इकाइयां जो है वो ज्ञान के प्रमाण के रूप में है। तो अनंत ब्रह्मांड के स्तर पर हमारे क्रियाकलाप का प्रभाव जाता है। तो इस धरती पर जब तक चारों अवस्थाओं का संतुलन नहीं है तब तक इस धरती का सोलर सिस्टम में जो समाधान के अर्थ में भूमिका है वो नहीं होती। सूरज को ठंडा करने का काम ये धरती कर रही है। हमने मानव जाति ने इस धरती पर जो गर्मी पैदा कर दी है, ओजोन लेयर डैमेज कर दिया है, प्राकृतिक का संतुलन कर दिया है, तो हम सब अपराधी हैं ब्रह्मांड के स्तर पर अव्यवस्था को फैलाने में। तो यदि हमको ये पहचानने में आता है कि हम ज्ञान अवस्था की इकाई है तो हमको फिर ये जिम्मेदारी बनती है कि परिवार, क्योंकि संतुलन कैसे आएगा, तो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक जो उत्पादन प्रक्रियाएं हैं वो नियम पूर्वक जीना, परस्पर पूरकता पूर्वक जीना। अभी एक एक आदमी हजारों करोड़ लोगों के हिस्से का रखा हुआ है संग्रह के कारण से। संग्रह जो है शोषण संयुक्त है, तो असंग्रह मतलब समृद्धि। असंग्रह का मतलब ये नहीं कि थोड़े में जियो, बाबा जी कह रहे खूब जियो, तुम्हारे जीने के लिए इस अस्तित्व में अनंत रखी हुई हैं चीजें, है ना, एक दाने से हजार दाना होता है, कोई कमी नहीं है ना। तो आवर्तनशीलता के साथ जियो ना। रेशम के कपड़े पहनो तुम लोग, तुम्हें ये कॉटन भी पहनने की जरूरत नहीं है। यदि बहुत अपने वैभव को पहचानना है तो रेशम को हम बना ही सकते हैं। जो शहतूत के पेड़ लगा करके हम जो है ककून बना करके रेशम के कपड़े पहन सकते हैं, पूरी मानव जाति पहन सकती है, कुछ थोड़े से लोग क्यों पहनेंगे। ये जो थोड़े से लोगों के लिए व्यवस्था है ये सहअस्तित्व का प्रमाण नहीं है। सभी के लिए ज्ञान, सभी के लिए है ना। न्याय सभी को चाहिए, धर्म में सभी जीना चाहते। तो न्याय धर्म सत्य भी न्याय परिवार में प्रमाणित होता है। समाज गति में धर्म, धर्म का मतलब सर्वतोमुखी समाधान, है ना। तो न्याय बौद्धिक नियम में जीने को बाबा जी मन स्वस्थता बोल रहे हैं, है ना। आप आवश्यक नियम को पढ़ेंगे परिभाषा संहिता में तो बोल रहे हैं कि बौद्धिक असंग्रह स्नेह विद्या सरलता अभयता में जीना ही मन स्वस्थता का प्रमाण है। इससे कम में मन स्वस्थता का प्रमाण नहीं है। और परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी ही मन स्वस्थता का
प्रमाण है। इस प्रकार से न्याय, धर्म और जब धरती पे चारों अवस्थाओं का संतुलन हो जाता है, तब सत्य प्रमाणित होता है सार्वभौम व्यवस्था के रूप में। तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में कर्तव्य दायित्व का निर्वाह होता है, नियमों का पालन होता है, व्यवस्था में भागीदारी प्रमाणित होती है। इस प्रकार से ज्ञान प्रमाणित होता है और इस प्रकार से जीने से हम सुखी होते हैं और हम जो है ज्ञान के स्वरूप के रूप में मानव अपने को अभिव्यक्त कर पाता है। तो यहाँ एक दो के सुखी होने की बात नहीं की जा रही है, एक दो परिवारों की समृद्धि की बात नहीं, पूरी मानव जाति में समृद्धि, सुलभता और समाधान, सुलभता उसकी बात हो रही है। क्यों हो रही है? व्यापक वस्तु सभी को सुलभ है ना? मानव की जो है हवा सभी को सुलभ है, पानी सभी को सुलभ है ना? तो ये सुलभता ही जो है वो सहअस्तित्व में जीने का प्रमाण है। इस प्रकार से श्रवण और मनन पूर्वक जो है, श्रवण में धारणाएं स्पष्ट होती हैं, मनन पूर्वक निष्ठाएं प्रमाणित होती हैं और ध्यान बना रहता है। क्या ध्यान बना रहता है? सहअस्तित्व या समाधान से सूत्रित रहना। तो कृत कारित अनुमोदित विधि से भागीदारी होती है। अभी हम जो है ना बड़ी लापरवाही से किसी भी चीज को हाँ बोल देते हैं, किसी भी चीज को समाज में जो है वो स्थापित करने में लग जाते हैं। उसका प्रभाव कहाँ तक जाता है? जब कर्म की बात मध्य दर्शन में की गई है, तो कर्ता, कारण, उद्देश्य, फल और प्रभाव तक की बात की गई है। तो कर्ता जो है वो विचार पक्ष है। व्यवहार दर्शन के अध्याय 6 में पढ़ लीजिएगा कि किसी भी क्रिया में जितना विचार पक्ष का नियोजन है वही उसका कर्ता है। इसीलिए संस्कारों में गुणात्मक परिमार्जन के बगैर भागीदारी होती नहीं है ना? तो कारण क्या है? सहअस्तित्व कारण है। उद्देश्य क्या है? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी है। अ, फल क्या है? समाधान, है ना? सुख, उसकी निरंतरता, ये फल है। प्रभाव कहाँ तक जाता है? अनंत ब्रह्मांड के स्तर तक प्रभाव है, इसलिए सार्वभौम व्यवस्था तक प्रभाव है। इसलिए मानव का जीना हम अस्तित्व की सर्वाधिक विकसित इकाई है। यदि हम अपने विकास को नहीं पहचानते, ज्ञान के स्वरूप में हम ज्ञान के स्वरूप में इस बात को नहीं पहचानते, तो स्वयं में गौरव भी नहीं कर पाते और जो अनुभव है उसमें भी गौरव निष्ठा नहीं हो पाती, न्याय में भी निष्ठा नहीं हो पाती। इस प्रकार से दुख ही दुख मानव परंपरा में व्याप्त है। यदि मानव में सुख होना, तो जो सुखी होता है, जो सुखी होने का क्या प्रमाण है? आप नियंत्रण में जी रहे हो। मन स्वस्थता का क्या प्रमाण है? असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभयता विधि से जी रहे हो। स्नेह को क्या कैसा बोल रहे हैं बाबा जी? स्नेह को बोल रहे हैं न्याय, धर्म, सत्य की एक सूत्रता ही स्नेह है। व्यवहार दर्शन के पेज 108 में देख लीजिएगा, एक लिखा हुआ 109 में कि न्याय, धर्म, सत्य। न्याय परिवार में प्रमाणित होता है। परिवार मतलब विश्व परिवार की बात कर रहे हैं, पर अनुक्रम से होगा। धर्म मतलब जो समाज गति है, जब हम अन्य परिवारों की समाधान समृद्धि में सहायक होते हैं, हमसे जो भी कुछ अधिक है, क्योंकि रूप बल, पद बल, धन, बुद्धि बल और बाहुबल ये मानव का स्वत्व है, एक मानव, है ना? लेकिन धन जो है वो कौटुंबिक संपत्ति है, वो समाज की संपत्ति है, आपकी नहीं है, क्योंकि आप कहीं से लाए नहीं थे, है ना? तो वो समाज में वितरित होना आवश्यकता से अधिक जो हो गया है, वो समाज में यदि वितरित नहीं हुआ, तो आपके न्याय होने के, न्याय संपन्न होने का प्रमाण नहीं है। फिर आप संग्रह ही करोगे और कुछ नहीं करोगे, है ना? तो आप खूब वैभव के साथ जियो और जो अन्य के वैभव में सहायक हो, इसी को ज्ञान का प्रमाण बोलते हैं, क्योंकि मानव जो है वो सहअस्तित्व के वैभव का प्रमाण है। इस प्रकार से मध्य दर्शन में सहअस्तित्व को बोला गया है और अध्ययन की चरितार्थता, पराकाष्ठा यही है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन पूर्वक हम घर में रहते हुए, संबंधों का निर्वाह करते हुए, समाज गति करते हुए अनुभव तक की यात्रा कर सकते हैं। हमको घर से भाग करके कहीं नहीं जाना, संसार से कुछ लूटना भी नहीं है। हम स्वयं में तृप्ति पूर्वक जीते हुए, अन्य की तृप्ति में सहायक होते हुए, वैभव पूर्वक, ज्ञान पूर्वक मानव चेतना को प्रमाणित करते हुए बहुत मजे से जी सकते हैं। इस प्रकार से जो है अध्ययन है। तो जब तक प्रमाणित होने की इच्छा नहीं है ना, इच्छा ही आकार लेती है। तो न्याय, धर्म, सत्य की जो प्रच्छन्न इच्छाएं, जिसको सूक्ष्म इच्छाएं बोल रहे हैं, जब तक वो तीव्र इच्छाओं में नहीं परिवर्तित होती हैं, तब तक अध्ययन भी नहीं होता, है ना? तो धारणा स्पष्ट होने के बाद, सहअस्तित्व स्पष्ट होने के बाद अध्ययन शुरू होता है ना? अभी मैं देखती हूँ कि एक-एक वस्तु, एक-एक शब्द, एक-एक मतलब कितना सुंदर मध्य दर्शन में लिखा गया है। मैं तो कभी-कभी जब ऐसी गदगद होती रहती हूँ कि पूछिए मत।
और एक शब्द जैसे नियम है, अब इसको 108 में बाबा जी लिख रहे हैं कि नियम ही न्याय है, न्याय ही ज्ञान है, ज्ञान ही विज्ञान व विवेक है, विवेक एवं विज्ञान ही समाधान है, समाधान ही नित्य सुख एवं पूर्ण है, सत्य ही नियंत्रण है, नियंत्रण ही नियम है। मतलब नियम, न्याय, धर्म, सत्य, ज्ञान, विज्ञान, विवेक, समाधान, सुख, नियंत्रण, ये एक ही अर्थ को इंगित कर रहे हैं, है ना। तो ये सब सुन करके और समझ करके जो सुख मिलता है ना, कि उसके बाद कहीं बाहर से बौद्धिक सुख मिल गया तो बाकी सब बहुत सुगम है और उपलब्ध ही है। मनुष्य का जो मूल जगह है वो बौद्धिक तृप्ति ही है ना। तो उसमें जीने के बाद जो है वो मनुष्य जो अध्ययन, अवधारणा स्पष्ट होने के बाद अध्ययन है ना। तो एक अवधारणा शब्द को बाबूजी ने अनुभव मूलक विधि से भी कहा है और अध्ययनगामी विधि से भी कहा है ना। तो जब अध्ययनगामी विधि में तो उसको अनुमान और अनुभव क्रम इस पर ऐसे लिखा हुआ है। तो अनुमान पूर्वक जीते हुए अनुभव तक पहुंचना है हमको। तो जब तक अनुभव नहीं हुआ अनुमान ही है। जैसे एक व्यक्ति ने गुरुत्वाकर्षण का नियम पहचान लिया, अब पूरी मानव जाति इस नियम में जी करके मस्त अच्छा टेक्नोलॉजी का विकास किया, हम रॉकेट को लेकर के चंद्रमा पे उतर गए, है ना। तो अभी मानव जाति में नियम की पहचान हो गई है, हम मानव चेतना में जी करके देव मानव दिव्य पद तक प्रमाणित हो जाएंगे। अब कोई संकट नहीं है हम सभी के सामने। इस प्रकार से जो अध्ययन आता है, तो जो दिक्कत यही है कि जैसे मध्य दर्शन में बताया गया है कि हमारे पूर्वग्रह, पूर्व मान्यताएं और पूर्व अभ्यास यही संकट है अध्ययन में, है ना। तो जब तक हम अपनी मान्यताओं से नहीं निकलते, है ना, अभी औरतों को ऐसा करना चाहिए, आदमियों को ऐसा करना चाहिए, बच्चों को ऐसा करना चाहिए, तो जब तक हम मानव के रूप में अपने को नहीं देखेंगे, बच्चों को नहीं देखेंगे, अभी बच्चा क्या समझेगा, अरे वो जीवन जाने कितना विकसित है आपको क्या पता, शरीर छोटा है उसका, है ना, वो बहुत कुछ समझ सकता है। तो इस बिल्कुल। बाबा जी से जो मैंने सीखा कि बाबा जी जो है हर किसी के साथ इस विश्वास से बात करते थे कि ये जीवन है और ये समझ सकता है ना। तो हमको वो पूरी बात रखते थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये कम पढ़ा है या इसको वो अपनी बात रखते थे, क्योंकि उनको ये पता था कि जीवन का विकास जितना हुआ होगा वो उतना ग्रहण कर लेगा मेरी बात से, है ना। क्योंकि जिसको प्रेम कह रहे हैं ना मध्य दर्शन में, तो किसी के विकास में हस्तक्षेप किए बगैर उसके विकास में सहायक हो जाना, इसको प्रेम बोल रहे हैं, है ना। तो विकास क्या है, कोई भौतिक स्तर पर जी रहा है, कोई बौद्धिक स्तर पर है, किसी की अध्यात्म की प्यास जग गई है ना। अब वो इन दोनों उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो भौतिक स्तर पर जी रहा है वो कोई उपेक्षणीय थोड़ी है, मानव तो वो भी है। तो भौतिकता का प्रयोजन बता दिया जाए कि समृद्धि है ना। जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो सुख के लिए है, समस्या के लिए नहीं है। भोग में जियोगे तो विवश रहोगे, दुखी रहोगे। मानव विवशता में जीना नहीं चाहता, है ना। ऐसे मेरे बच्चे हमेशा बोलते मम्मी मन नहीं कर रहा, मैंने कहा बेटा मन से ऊपर वृत्ति चित्त है, थोड़ा आगे बढ़ो, ये कहाँ एक ही जगह ठहरे हुए हो तुम लोग, है ना। तो जो है जी। थोड़ा आगे चलो, अभी तुम लोग का विकास बहुत कम है ना। अपने विकास को पहचानो। ये मानव शरीर जो है ना केवल मन तक जीने के लिए नहीं है, बुद्धि तक तुम्हारी यात्रा है, वहां तक जाओ। तो जब अध्ययन स्पष्ट हो जाता है तो फिर ये सारा हम दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, स्वयं ही समाधान को खोज पाते हैं। और भौतिक आध्यात्मिक स्तर पर जो भी हमारी दिक्कतें हैं, भौतिक बौद्धिक और व्यवहारिक यही समस्याएं हैं, इन सबको हम अच्छे से सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, कर पाते हैं। इस प्रकार से हमारा जीना सुलभ होता है। दर्शन के प्रकाश में हम जिसको मौज में जीना कहते हैं वो जी पाते हैं और हम सफल हो पाते हैं और अन्य के सभी के सफल होने में सहायक हो पाते हैं। इस प्रकार से ये अध्ययन है। तो लक्ष्य की स्पष्टता होना, प्रमाणित होने की इच्छा होना, पूर्वाग्रह, ये जो है अध्ययन का तरीका है ना। और बाधा जो है वो हमारी पूरी मान्यताएं, पूर्व अभ्यास और पूर्वाग्रह ही है ना। उनसे क्या मुक्त बात हो। है। जब मुझे लगता जब है जी, को हाँ, मानव स्वरूप में नहीं देखते तब तक दूसरे को भी नहीं देख पाते, ये तय है। होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो व्यक्ति मुझे लगता है थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है उसको ये विश्वास जरूर बन जाता है कि दूसरा भी आगे बढ़ जाएगा। तब बिल्कुल तक ही हम नहीं मान पाते जब तक हम खुद ही आगे नहीं बढ़े होते। तो एक तो पहली बात आपको सुनने का इतना सुख हो रहा था कि कई बारी मैं मुझे कुछ एक प्रश्न आपसे बीच बीच में कर रहे थे वो मैं भूल गई और मैं आपको सुनती ही रही।
तो हम सभी की तरफ से मतलब हम एकदम गदगद होकर सुन रहे थे। निमिषाली ने बीच में कमेंट भी किया। मुझे लगता है कई लोग शायद कमेंट करने की भी सुध नहीं रही होगी कुछ है ना। और हम एक कहते हैं ना, कैसे आपके भीतर जो जुड़ा हुआ है वो उसका दर्शन करना हमारे लिए हुआ। हम जैसे उसका दर्शन कर रहे थे। तो सभी एकदम गदगद स्थिति में थे। और मैंने आपसे जो प्रश्न पूछे थे उस प्रश्न के उत्तरों को मैंने कहीं कहीं नोट्स में ले रही थी। तो मैं वो एक बार शेयर कर देती हूँ सभी के साथ, ताकि सभी फिर वापस एक बिंदु पर आ जाएं। फिर हम वहां से थोड़ी देर और आपका समय लेंगे। तो मैंने प्रश्न पूछा था कि अध्ययन में कौन सी अड़चने आती हैं ना। तो उसका बहुत स्पष्ट उत्तर हमें मिला पूर्वी आपके वार्ता के दौरान, कि जो हमारी पूर्वाग्रह है, पूर्व मान्यताएं हैं और पूर्वाभ्यास है, ये तीनों अड़चन है। इसके अलावा एक बात बहुत अच्छे से खुल के आई कि व्यक्तिवादी और आदर्शवादी विचार में बार बार उलझते रहना, ये भी मुझे लगता है बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बहुत इजी स्लिप हम कर जाते हैं, है ना। हमें लगता है कि हम सहअस्तित्ववादी विचार को पढ़ रहे हैं, लेकिन बार बार उसी फ्रेम में बिठा बिठा के एक देखने का अभ्यास रहता है। अगला प्रश्न ये था, जो लोग जिन लोगों को भाषा के अभ्यास नहीं है, या जिन लोगों को किसी विचार का अभ्यास नहीं, जैसे किसी ने विज्ञान नहीं पढ़ा है मान लीजिए, है ना। तो इस बात का उत्तर भी बहुत स्पष्टता से आया यहाँ पर, कि अच्छा है यदि हमारे पास पहले की कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। क्योंकि प्रोग्रामिंग अधिकतम क्या हो सकती है, तो व्यक्तिवादी और आदर्शवादी विधि से ही प्रोग्रामिंग अभी तो समाज में उपलब्ध है। तो अच्छा है कि आपके पास कचरा नहीं है, उसको बार बार आपको, है ना, साफ कर करके देखने की आवश्यकता नहीं। अच्छा है नया सही प्रोग्रामिंग इंस्टॉल हो। तो ये भी एक बल्कि और अच्छी बात है ना, यदि हमारे पास जो ये अभी सामान्य प्रचलित शिक्षा नहीं वो कम है, और अच्छी बात है। वैज्ञानिक की शिक्षा नहीं, वो भी और अच्छी बात है। कुल मिला के अच्छी स्थिति में ही खड़े हैं। और उससे सबसे भी बढ़िया जो बात मुझे बहुत व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत गदगद करती है, वो ये कि अनुभव कोई कार्यक्रम नहीं है ना। कई बारी हम वापस आदर्शवादी विधि से सोचने लगते हैं कि जैसे वहां पर एक व्यक्तिगत मोक्ष एक कार्यक्रम हमने बनाया था, तो हमें यहाँ पर भी लगता है कि कई बार अकेले ही हम कुछ कर लेंगे, है ना। तो अकेले ही भय मुक्त हो जाएंगे, अकेले ही हम कुछ हो जाएगा। इस विधि से सोचना नहीं है। सहअस्तित्ववादी विचार जो है वो एक अलग कुछ बात कह रहा है, उस बात पर ध्यान देना है। और जो बात निकल के आई वो ये कि लक्ष्य की स्पष्टता के बिना अध्ययन नहीं होगा, है ना। तो अध्ययन करने के लिए लक्ष्य की स्पष्टता, जीवन लक्ष्य क्या है, मानव लक्ष्य क्या है, इस बात की स्पष्टता, और इसके साथ साथ एक स्वीकृति, है ना, कि हमको इस दिशा में जाना है, इस दिशा में मूव करना है। ये मुझे लगता है बहुत जबरदस्त बात निकली। और एक जगह आपने एग्जाम्पल में जहां पर बोला कि कई बारी हम ऐसा कहीं कहीं से सुन लेते हैं कि निरीक्षण जैसे स्वयं में देखना, है ना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने लग जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एक गड्ढा है जहां अक्सर हम गिर जाते हैं, क्योंकि ये भी एक एक्चुअली भौतिकवादी व्यक्तिवादी विचार ही है, और आदर्शवादी विचार भी है ना। कुल मिला के सभी जगह से आप व्यक्तिवाद में पहुंच जाते हैं। तो ये एक बड़ी खाई है कि हम स्वयं में ही देखने लगते हैं, स्वयं के ही जजमेंट वगैरह करने लगते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये इस विधि से नहीं होगा। इसे विचार के रूप में देखना है कि कैसे ये विचार सब जगह फैला हुआ है ना, और ये कैसे भ्रम है ना, कैसे ये सही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है, निश्चितता के अर्थ में किया गया मूल्यांकन, है ना। ये विकास क्रम विकास का जब हम अध्ययन करते हैं, और बाबा जी के जो भी हमारे पास वाङ्मय है उसके द्वारा जागृति क्रम जागृति का जब हम अध्ययन करते हैं, तो वास्तव में निश्चितताएं हमको स्पष्ट होती हैं, उनके अर्थ में मूल्यांकन करने की क्षमता हमारे अंदर धीरे धीरे आती है ना। तो भाषा कोई समस्या नहीं, और परिभाषा संहिता के साथ, है ना, भाव और अर्थ को समझते हुए एक ये यात्रा है। और यात्रा बड़ी सुगम लगती है जब हमें ये समझ में आ जाता है, अच्छा खुद अनुभव करने नहीं जाना है, जो अनुभव आ गया है उसकी रोशनी में व्यवस्थाओं को देखना है, समझना है, उसमें जीना है। परिवार एक व्यवस्था की इकाई, इस बात को समझना है। स्वयं में समाधान परिवार मानव के तरह एक आचरण को करते हुए धीरे धीरे हमारे अंदर स्वीकृतियां होती जाएंगी, और इस विधि से हम इस क्रम में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो जो अध्ययन की जो पहला चरण है, श्रवण हो जाए और साथ साथ स्मृति में बैठ जाए। तो हम सब तो आपको देख करके ये प्रेरित हैं ही कि किस विधि से आप एकदम अच्छे से शब्दशः चीजों को जोड़ते चले जाते हैं। और जब आप शब्द जोड़ते हैं तो आपका जो चेहरा, जिसको कहते हैं ना भाव भंगिमा, हर एक के साथ ये स्पष्ट हमें होता है। हमें भले वस्तु स्पष्ट ना होती हो, पर हमें ये जरूर दिखता है
कि इसके अर्थ आपके अंदर जो व्यंजित होते हैं, उसकी जो खुशी हमें दिखाई पड़ती है, तो हमें लगता है हम कम से कम उतनी दूर तो पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये एक जबरदस्त मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त बात है ना। तो मैं एक अभी देखिए, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग जुड़े ही हुए हैं, एक या दो लोगों जिन्हें जल्दी होगी शायद उन्हीं ने ही छोड़ा है। मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न अब आपसे पूछना चाहती हूँ, यदि आपकी अनुमति हो तो। बाबा जी के सानिध्य में, यहाँ सभा में उपस्थित जो भी भाई बहन जी है ना, हमारे हैं, वो हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हम इसी के लिए तो समर्पित है पूरा जीवन। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं साथ में पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये भी करना चाहती हूँ कि श्रीमती सुनीता पाठक जी स्वयं भी अध्ययन कराती हैं, और सुबह 4:40 से 6 बजे के करीब, मुझे लगता है 6 साढ़े 6 बजे तक एक अध्ययन सत्र चलता है। यदि आप उतनी सुबह उठ जाते हो, है ना, तो आप उनके अध्ययन सत्र में जरूर जुड़िए। कम से कम, मुझे ऐसा मेरा मानना है, कम से कम एक बार आपने पठन किया हो तो आप उनकी बातों को बहुत गहराई से समझ पाएंगे। और दर्शन और अध्ययन के प्रति निष्ठा तो जबरदस्त है ही उनकी। तो जो व्यक्तिगत प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आज हमें आप कोई एक ऐसा किस्सा सुनाइए, हमारे साथ शेयर करिए, जो बाबा जी के अध्ययन के दौरान कुछ बातें ऐसी होती है ना, जो बहुत सारी बातें हमारी किताबों में नहीं लिखी है, लेकिन कोई घटना स्वरूप ऐसा कुछ घट जाता है कि किसी जागृत मानव के साथ जब हम बैठे हैं, उनके सानिध्य में बैठे हैं, उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी आपके लिए कि आपके जीवन में उसी उसी क्षण, है ना, जैसे वो बात आपको चमक गई हो। तो कुछ भी ऐसे कोई किस्सा, कोई घटना आप शेयर करें तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। जी। पहले निमिषा कुछ पूछना चाह रही थी या कहना चाह रही थी, एक बार हाँ, उनको सुन लो, फिर निमिषा अपन। जी कुछ, मुझे लगता है कुछ कमेंट कर रहे नहीं, थे मैं निमिषा ना जी। बहुत, मैं भी बहुत बहुत आज तो इतना काफी टाइम के बाद आपको इतना एकदम क्रम से सुना, और एक एक चीज चीज जो कड़ी जुड़ के आपने बता दी, पूरी बात स्पष्ट है। और बहुत खुश भी हूँ। लेकिन निरीक्षण वाला जो प्रश्न है, मतलब जो बात किया, जो मेरे अंदर हो रहा था, निरीक्षण तो हम स्वयं में करते ही हैं, लेकिन स्पष्टताओं के साथ नहीं करते हैं। कुछ घटता है उसका हो रहा है, लेकिन जैसे ही दर्शन की भाषा स्पष्ट होती है दीदी, तो आज मेरा भी ध्यान गया कि मैं भी स्वयं निरीक्षण में रहती हूँ, परीक्षण में रहते हैं, सब कुछ करते ही है, सर्वेक्षण हो ही रहा है। जैसे हम बाहर आए तो व्यवस्थाओं में जो बाधाएं अभी डाली हुई है सबने, मतलब व्यवस्थाएं बनी नहीं, गवर्नमेंट्स के थ्रू नहीं बनी है, जो अपनी कल्पनाशीलता ऐसे ही है, और उसके कारण जो अभी अव्यवस्थाएं दिखती है, जो दर्शन स्पष्ट होने से ही दिखती है, पहले नहीं दिखती थी, क्योंकि प्रिय हित लाभ से हम भी जुड़े थे। भले ही व्यक्तिवादी मोक्ष में हमारा बहुत मन था, लेकिन साथ में जो जहाँ रह रहे सह अस्तित्व में है ही, तो जितना भी नियम पूर्वक कुछ नहीं हो रहा है, तो उसका प्रभाव हम पे पड़ता ही है ना। तो ये जो जोड़ते हैं कड़ी को, तब पता चलता है कि अनुभव भी साथ में ही होता है, अध्ययन भी साथ में ही होता है, अकेले में कुछ कार्यक्रम नहीं है। ये सब चीजें हो रही थी, लेकिन निरीक्षण वाला जो मुद्दा आपने स्पष्ट किया, वो अपने में हो ही रहा है, मन में हो रहा है, वृत्ति में हो रहा है, बुद्धि में कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इतनी स्पष्टता से हम निरीक्षण तो नहीं देख पाते थे, जो आज बहुत स्पष्ट हो गया है। तो अपने लिए भी काफी, मैं भी गदगदित काफी चीजों से, आज एक एक बात से मैं भी गदगदित हूँ कि क्या आपको थैंक्स बोलूं। काफी टाइम के बाद इतना क्रम पूर्वक आपको सुना है, वैसे बातें होती रहती है, लेकिन बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा। मैं तो थोड़ा लेट ज्वाइन हुई, तो मैं सोची कि आज मिस हो गया, लेकिन मैं आने के बाद ही स्टार्ट हुआ। तो आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू कि अरेंज हुआ। तो जी। थैंक यू वेरी मच। और काफी बातें और भी करनी है, लेकिन ज्यादा समय आपसे नहीं लेना है मुझे अभी, क्योंकि हम हाँ, बाद में बात करेंगे, सबको लाभान्वित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये एक सेशन नहीं, हमने तो पहले से ही, हम तो अधिकार पूर्वक उन्हें कह देते हैं कि बस आपको आना है ना, और आपको यस। आना है, हमें आपको सुनना है। देखिए, बहुत सारे लोगों को मैंने व्यक्तिगत रूप से भी सुना है। जो बात मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित प्रेरित करती रही, वो ये कि इन्होंने जीवन से उसको जोड़ करके देखा है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि तर्क के लिए कोई एक है ना विचार बस करते रहो, तर्क करते रहो और तर्क पूर्वक जुड़ता है, ऐसा नहीं। जिंदगी में कैसे जुड़ेगा। और मुझे लगता है महिलाओं के दिमाग में ये प्रश्न ज्यादा आता है पुरुषों की तुलना में। मैं यहाँ कोई जजमेंट नहीं पास कर रही हूँ, इसलिए भी मैंने बहुत स्वीकार किया उनसे सुनना, है ना। ये मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी बच्चों के साथ काम कर रही थी। परिवार में कैसे जुड़ेगा, आध्यात्म की एक बहुत लंबी श्रृंखला, एक बहुत लंबी कड़ी से मैं स्वयं गुजरी।
और हर जगह जानते हैं एक जगह अटक जाते थे, ये जिंदगी में कैसे जुड़ेगा। आंख बंद करके जब तक आप बैठे हैं परम सुख में हैं, है ना, वो परम सुख हमने बहुत उपलब्ध किया। आंख खोलते ही वो परम सुख जो ये गायब हो जाता था ना, इससे बड़ी निराशा मेरे भीतर होती थी। तो ये आगे जुड़ा, ये इस बात के लिए मैं बहुत बहुत हर्ष महसूस करती हूँ, है ना। सही है चलिए दीदी, एक जी मिनट और बात बता दूं कि बार जी बार हमारी बातें होती रहती है, जैसे आपको भी स्वीकृति इनकी है, इसी तरह से मेरा भी जर्नी इन्हीं से चालू हुआ है। मैंने तो कोई जी, डायरेक्ट शिविर किया ही नहीं था। हाँ मेरा सिचुएशन या कुछ योग संयोग होगा कि डायरेक्ट मिलना हुआ पाठक जी से सबसे पहली बार। जी और पूरी परिचय शिविर इनसे, फिर बार बार 2-3 परिचय शिविर इनके घर भी हमने करवाई, तो मेरा काफी और उनका जीवन मैंने देखा है, बहुत नजदीक से इन लोगों को देखा है, दीदी और भैया को देखा है। तो कल ही हम लोग, मैं बाहर आई हुई तो कोई मंदिर हम ऐसे ही दर्शन करने किए थे, गए थे मैं और दीपेश। वहां ही कुछ बात हो गई दर्शन रिलेटेड, कुछ अव्यवस्था दिखी तो दीपेश तुरंत प्रश्न करते हैं, तो मैं उनके मतलब मेरा जो व्यू पॉइंट है दर्शन के रेफरेंस से बताती हूँ, तभी बात हुई। तो कल ही मेरा एक मतलब प्रार्थना बोलो, ये कोई मतलब उनको खुश करने के लिए और किसी के लिए नहीं, मेरे भाव जो थे, कल ही मेरी बात हुई दीपेश से कि दीदी और भैया शायद थोड़े समय में अनुभव को पा जाएंगे, ऐसा मेरा क्योंकि उनकी भाषा, उनका भाव, जहाँ और नियम त्रय में जीना, उनमें बौद्धिक नियम बहुत मुख्य नियम है। तो आप देखो एक एक बात, असंग्रह, विद्या, सरलता, अभय, ये चारों चीज तो मुझे मतलब असंग्रह भी, असंग्रह तो पहला ही है उनका। तो ये पूरी जो बात मैं देखती हूँ कि इनके परिवार में, इन दोनों में तो खासकर दिखती मतलब एकदम स्पष्ट हो जाता है कि एक व्यक्तिवादी लेवल पे, व्यक्ति लेवल पे क्या क्या हो रहा है उनमें अंदर। तो मैं दीपेश को कल ही एकदम डिक्लेयर ही कर दिया मैंने कि उन दोनों को अनुभव जल्दी हो जाएगा, एकदम कम समय में शायद वो लोग अपने को प्रेजेंट कर देंगे इस लेवल पे। ऐसी प्रार्थना भी और ऐसी मतलब मन से ये बात आई थी हाँ कल मेरे में, और आज उसका प्रमाण भी मिल गया। दीपेश भी सुन रहा है कब से, हाँ बोल रहा है कि देखो, मैंने बोला उनको कि देखो भाषा सुनो उनकी एक एक बात जी की, तो जी पता चलेगा कि कनेक्शन कहाँ है उनका। थैंक यू वेरी हाँ मच दीदी। तो बाबा निमिषा दीदी, मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति में ऐसे कहते हैं ना, किसी किसी क्षण पर हमारी जबान पे सरस्वती विराजती हैं। तो बस है ना, यही शुभकामना है कि आपकी आपकी उस समय जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हो। और हम भी देखिए, हम इस बात से बहुत पीड़ित है कि हमें एक जागृत व्यक्ति का सानिध्य, मतलब भौतिक नहीं सानिध्य नहीं मिला। तो नहीं हम सब मिला। ये चाहते हैं कि हमें भौतिक सानिध्य मिले, है ना। तो हम सही है। छोटी पीढ़ी के तौर पर, अगली पीढ़ी के तौर पर, ये हमारी भी इच्छा है। और ये जो दम और वीरता वाला जो भूषण है इन दोनों में, एक देखो असंग्रह विधि से जीना और इस समाज में इस तरह से रहना, इतना स्पष्टता से अपनी बात को फिर कह पाना, ये धीरता, वीरता, बिल्कुल उदारता का अनुकरणीय जो है एक दीदी, कुछ लक्षण है कुछ उनमें मामलों मैं में। देख रही हूँ। तो मुझे कभी बिल्कुल कभी ऐसा होता है कि दम और क्षमा वाला जो आखा पूरा एक ढांचा है उनमें भी स्थित है, हमें भी कभी कभी हम देख रहे हैं। मैंने अपना एक उदाहरण दीपेश को कल दिया था कि अपने में इतनी छोटी बात बात घटित होने से हम इतना खुश हो जाते हैं, मेरे में कुछ हुआ है ऐसा, मेरे जी परिवार के लेवल पे। जी तो मैंने उनको बताया कि अपने में इतनी छोटी सी बात के लिए इतना उत्सवित हम हो जाते हैं, तो इन दोनों में कब से ये सब हो रहा है, तो वो तो कहाँ होंगे और उनका कनेक्शन ग्लोबल लेवल की जितनी भी समस्याएं हैं उनके ऊपर ध्यान अनुभव की प्रक्रिया में जब हम लोग नहीं होते तब तक जाता नहीं है, क्योंकि प्रिय हित लाभ हमारा संतुलित हो जाता है, अपनी आवश्यकताएं निर्धारित है इनकी, बहुत निर्धारित, मतलब हम तो उस लेवल पे है ही नहीं, मैं कुछ बात नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन इतना स्पष्टता से ये लोग दोनों जनों को जब भी सुनते हैं। मैंने एक बार पाठक जी को भी पूछा था कि आप इतना कनेक्शन जोड़ते हो तो अनुभव में कहाँ रुके हैं, इतना पूछ लिया था, बोलो। तो मतलब हम, मेरे में अंदर इतना बैठ गया है, तो मैं तो इतना गदगदित हूँ कि कब इन दोनों को हो जाएगा और हम लोग उनके सानिध्य में चले जाए, इतना। और मेरे में काफी चीजें हो रही, तो बार बार प्रश्न होता है, तो आज 2 और प्रश्न हो गए, वो मैं पर्सनली उनको पूछूंगी, क्योंकि असंग्रह वाला जो विधि है, 1-2 बार पूछा भी है दीदी को, वो हमें, हम लोग भी इस लेवल पे है, मानसिकता, इतनी आवश्यकताएं बहुत
बड़ी नहीं है, हमारी फिजिकल लेवल से लेके बौद्धिक तक कुछ भी नहीं है इतना बड़ा। हमारा तो स्पष्टता व्यक्तिवादी तरीके थे से अनुभव का ही था पहले से ही, उसी में जुड़े थे। तो कुछ छोड़ना पड़े तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो मेरे को और 2-4 प्रश्न पूछने हैं, वो मैं उनको पर्सनली भी पूछूंगी और उसका जो जवाब आएगा सभा में भी कभी बोलूंगी। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया, बहुत बढ़िया निमिषा दी है ना। तो मुझे लगता है हम अपने अपने मूल प्रश्न पर आते हैं। किस्सा कहानी सुने बिना आपको जाने नहीं देंगे। सभी लोग बैठे हुए बने हुए हैं, है ना, सभी को जरूर ऑफिस वगैरह जाना होगा, लेकिन आप कुछ बताइए बाबा जी के साथ बिताया हुआ कोई समय, कोई किस्सा जी। साथ बैठ करके सबसे बड़ी बात जो होती थी, ये एक पहली बार इस धरती पर कोई एक व्यक्ति मुझे ऐसा मिला जिसने मुझे छोटा महसूस कराया नहीं, है ना। उनके साथ बैठ करके हम कोई छोटी चीज है, उन्होंने बताया बताया बेटा तुम ज्ञान के स्वरूप हो, है ना। वो ऐसे बोलते थे, आओ देव आओ, है ना, तुम देव हो, दिव्य मानव हो, है ना, यहाँ तक कि तुम्हारी क्षमता है। ये जो विश्वास वो मुझ देते थे हम सभी को, और हर मानव के साथ जिस विश्वास पूर्वक वो प्रस्तुत होते थे, और जब उन्हें उन्होंने मुझे मेरा जो उत्साहवर्धन हुआ, जब मैं बाबा से मिली तो मैं बहुत ज्यादा निराश थी, क्योंकि छल कपट आता नहीं था और छल कपट की दुनिया में जीना रहता है, तो ऐसा लगता था ठगे जा रहे हैं, है ना। और जब भी जो भी मानव की सामाजिक आर्थिक स्थितियां होती हैं, तो जिसको छल करना नहीं आता वो अर्थ नहीं कमा पाता इस धरती पर। बहुत जैसी विधि है ना। श्रम पूर्वक तो अभी जो होता था खेती में, जो उत्पादन प्रक्रियाओं में, वो तो अभी संभव नहीं है। तो इस प्रकार से जो है बहुत निराश थे, लेकिन जब बाबा के पास पहुंचे, बाबा से एक बार मेरी भेंट हुई शिविर करने के बाद। रायपुर में हम लोग रहते थे, तो बाबा आए और उनसे मिली मैं। तो मैंने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं ऐसा सोचती हूँ, ऐसा करती हूँ। मैं शुरू से ही सोचती थी कि मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं किसी को कुछ दे तो सकती हूँ, कम से कम जो मुझे नहीं मिला मैं वो लोगों को दे तो सकती हूँ, ऐसा मेरा पहले से ही मानसिकता था। सबको मैं कहती, बाबा जितना मुझे खाना पीना सोना रहना मिला है ना, इतना तो कम से कम सबको मिलना ही चाहिए इस धरती पर। तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले बेटा जाओ, कल सुबह मिलते हैं तुमसे। तो हम लोग चले गए। रात को 11 साढ़े 11 बजे। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे थे, एक 4 साल की थी, एक 2.5 साल की थी, एक 9-10 महीने की थी। तो तीनों बच्चों को संभालना भी होता था। तो दूसरे दिन मैं आई तो बाबा जी ने ऐसे ही कहा होगा किसी से कि वो मेरी मानस पुत्री नहीं आई। तो उस वक़्त बाबा जी ऐसे कभी किसी को कुछ बोलते नहीं थे, और वो खुश करने के लिए तो कभी कुछ बोलते ही नहीं थे। तो जब मैं आई तो अंजनी भाई जो है वो बड़े उत्साही व्यक्ति थे। अब तो वो सशरीर हमारे सामने नहीं रहे, पर उनके परिवार का बहुत पुरुषार्थ है इस अभियान को यहाँ तक पहुँचाने में। तो बड़े खुश होके खड़े थे कि बोले, अरे दीदी आज तो बाबा ने ऐसा कहा और आपको मानस पुत्री बोल रहे हैं। तो तब तो मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने मुझे क्या, मेरी क्षमताओं को किस प्रकार से चिन्हित किया। लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा कि एक दिन मैं, बाबा जी ने जो विश्वास मुझ में व्यक्त किया है, मैं उसको प्रमाणित करूँगी, है ना? और मैं उस संकल्प के साथ ही चलती रही। और एक बेटी को जिस प्रकार से किसी घर में संरक्षण, सुरक्षा मिलती है, वो मुझे उनके परिवार से मिली। जब मैं पहली बार उनके यहाँ पढ़ने गई, अध्ययन करने गई मानव विहार दर्शन का, तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे एक ही प्रश्न किया कि बिटिया समझने के लिए आई हो या समझाने के लिए पढ़ना चाहती हो? यानी तुमको खुद समझना है या दूसरों को समझाने के लिए तुम पढ़ना चाहती हो? ये पहला सेंटेंस था। और वहीं से मुझे समझ में आया कि हम तो दुनिया को समझाने के लिए दर्शन समझना चाहते हैं, खुद को समझने के लिए तो भी ध्यान नहीं है, खुद को 30 मार खा समझ के बैठे हुए हैं, है ना? तो वो जो ध्यान उन्होंने दिलाया कि समझे बगैर समझाया नहीं जा सकता, तो फिर मेरा ध्यान गया कि इसको समझना ही है। और धीरे-धीरे परिभाषा संहिता का अभ्यास उन्होंने हम लोगों को कराया था कि बेटा परिभाषा संहिता के साथ चलना, तो अर्थ, क्योंकि वो अनुभव संपन्न भाषा है, तो उससे अर्थ जो है ना हर मानव संतान को भासता तो है ही, है ना? तो उसको लिखा गया है कि अनुभव की आंशिकता में बोध, बोध की आंशिकता में प्रतीति, प्रतीति की आंशिकता में आभास और आभास की आंशिकता में भास रहता ही है। इसलिए सत्य भास जाए उसी को भाषा बोलते हैं। जिससे सत्य ना भास जाए वो केवल ध्वनि है, वो भाषा नहीं है, है ना? तो ये पूरी अनुभव संपन्न भाषा थी,
कुछ पूर्व संस्कार भी थे, तो उससे जो है समझने की दिशा में गति हुई और आज आपके सामने हूँ। और अनुभव के लिए ही मेरा प्रयास रहा है शुरू से। तो अभी तो ये समझ में आ गया कि अनुभव कोई कार्यक्रम नहीं है, अनुभव के प्रकाश में जीना ही कार्यक्रम है। तो सर्व शुभ में स्वाशुभ है ना? तो जब तक सभी के शुभ का स्पष्ट चित्रण नहीं होता, तब तक स्वयं के शुभ का भी चित्रण नहीं होता, है ना? तो सभी के शुभ के अर्थ में जो भागीदारी है, वही आपको अनुभव तक पहुंचा पाती है। इससे कम में आप अनुभव योग्य आहारता भी नहीं होती, उसका उपार्जन करना होता है। तो हम लोग अभी आत्मानुगामी बनने की क्षमता की प्रस्थापन प्रक्रिया ही जो साधना है, अध्ययन वही है ना? कि हम जो सहअस्तित्व के संकेत हैं, जिसको कि मनन बोल रहे हैं, है ना? पूर्वानुक्रम को स्वीकार करना। तो आत्मा के संकेत को बुद्धि ग्रहण करे, बुद्धि के संकेत को चित्त ग्रहण करे, चित्त के संकेत को वृत्ति और वृत्ति के संकेत को मन। इस प्रकार से जो है अनुभव की यात्रा है। तो प्रतीति तक तो भाषा से पहुंचा जा सकता है, उसके बाद नियम विधि प्रक्रिया की स्वीकृति के साथ जी करके हम अनुभव तक पहुंच सकते हैं। तो ये बात बाबा जी ने बताई। और उनके साथ तो एक बार मुझसे कोई बहुत बड़ी कुछ गलती हो गई और गलती करना नहीं चाहते, है ना? कम से कम दुनिया में कोई अच्छा हो या ना हो, हम तो हो सकते हैं, ऐसा तो हम कर ही सकते हैं, स्वयं के लिए तो संकल्प ले ही सकते हैं। कुछ गलती होती तो बहुत व्यथित हो जाते थे। तो बाबा ने मुझे व्यक्तिगत रूप से अपने पास बुला करके बोला कि बिटिया, अपराध बोध में मत जाना, है ना? उसके बाद उन्होंने दूसरा सेंटेंस नहीं बोला, मुझे खुद ही समझ में आ गया कि अपराध में जाने से अपनी शक्तियों को कम कर लोगे, इसलिए जो गलती हुई है उसको सुधारना ही कार्यक्रम होता है, अपराध बोध में जाना कार्यक्रम नहीं होता है। पश्चाताप का मतलब ही है गलती सुधर जाए, है ना? गलती बनी रहे और बोलते रहें, ये व्यक्तिवादी तरीका है। सहअस्तित्ववादी तरीके में गलती को सुधारना ही कार्यक्रम है ना? सॉरी बोलना कार्यक्रम नहीं है। वही सॉरी है कि गलती सुधर जाए, है ना? तो इस प्रकार से बाबा जी जो है वो हम सबके साथ रहते थे और हमेशा वो ये विश्वास दिलाते थे कि अस्तित्व में सब व्यवस्था है। तुम चाहत तो करो, वो तुमको उपलब्ध है ना? तुम चाहते ही छोटी चीजें हैं, तुम्हारे लिए अनुभव तक की व्यवस्था है और तुम अभी भौतिकता में ही मरे पड़े हो। तो इस जहाँ तक तुम्हारी यात्रा है, तुम वहीं तक पाओगे ना। जहाँ तक विचार है वहीं तक पाओगे, है ना? तो अनुभव स्पष्ट हो गया। तो अब बहुत अनुभव की प्यास तो नहीं है, ऐसा लगता है कि इसमें जी पाएँ। तो अभी समाधान जो है वो स्पष्ट हो गया ऐसा लगता है। उसी के और उसको जाँचने के क्रम में अभी हम अध्ययन, अध्यापन में और आप सबके साथ संवाद में गति कर रहे हैं। और सटीकता के साथ इसको समझ पाएँ, व्यक्त कर पाएँ, स्वीकृतियों में ले आ पाएँ और फिर परिवारमूलक स्वराज व्यवस्था में कम से कम 2-4 परिवारों के साथ जो है वो संबंध पूर्वक जीना। यहाँ बाबा पूरे विश्व के साथ संबंध पूर्वक जीने की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व के साथ तो जीना ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर की तो सीमा है। तो इसलिए परंपरा में बनाना, परंपरा प्रमाण में हम पूरी धरती के साथ हमेशा हमेशा जीवित रह सकते हैं ज्ञान के रूप में, है ना? और 10 सोपान में भागीदारी पूर्वक सभी मानव संतानों को समाधान सुलभता, समृद्धि सुलभता के अर्थ में हमारा भागीदारी हो सकती है, जिसको उपयोग परिवार में होता है, सदुपयोग समाज गति में होता है और ये उपयोग सदुपयोग जो है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के प्रयोजन के अर्थ में होता है। तब जो है हम सहअस्तित्ववादी मानसिकताओं को प्रमाणित कर पाते हैं और हर मानव के समाधान समृद्धि की सुलभता के लिए एक अ, पूरक हो पाते हैं। इस विधि से जो है ये पूरा दर्शन जो है बाबा जी ने अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में लिखा है और हम सब अपने घर में रहते हुए सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करते हुए प्रमाणित होकर के सर्व शुभ में स्वशुभ को पहचानते हुए सुखी होते हुए जी सकते हैं, प्रमाणित हो सकते हैं। ये सभी संभावना उदय हो गई है। परंपरा बन जाएगी तो यदि इस बार हम लोग नहीं कर पाए, मान लीजिए जागृति नहीं हो पाई, अनुभव नहीं हो पाया, तो अगली शरीर यात्रा में अपने लिए ही वातावरण बनाकर जा रहे हैं, किसी और के लिए हम कुछ करके नहीं जा रहे हैं, है ना? तो शुभ में स्वाशुभ है, ये बात पहचानने के बाद मध्य दर्शन या सहअस्तित्ववाद स्पष्ट होता है और हम सब प्रमाणित होकर के जी सकते हैं। ये तो बहुत लंबा कार्यक्रम है, पूरा सुनते रहो, सुनाते रहो तो भी कम लगता है।
है ना। लेकिन बिल्कुल सब बिल्कुल बिल्कुल। आपको सुनना आज मैं मेरे ध्यान में, मेरे मन में ये बात जाने कब से थी, मैंने मुझे लगता है काफी समय पहले आपसे ये व्यक्त भी करी थी। लेकिन एक समय के बाद अपने आप ही स्वयं स्फूर्त विधि से कुछ ऐसा घटा कि मैं ये चीज, ये सेशंस को शुरू करूं। और फिर एक समय पे जब आपने पहली बार ये सेशन को देखा सुना तो आपने कहा कि आप बढ़िया काम कर रहे हो। तो भी एक हौसला बन गया कि नहीं चलो चलते हैं इस रास्ते पे थोड़ा। और मैंने ये देखा इस क्रम में मेरे अंदर ऐसा लगा जैसे कुछ समझ है रिसने लगी, है ना। मतलब मैं प्रयास तो कर रही थी कि सबको कुछ समझ में आए, हमारे पूरे कच्छ ग्रुप के लोगों को कुछ उनका भला हो जाए। लेकिन वास्तव में मैंने इस चीज को अनुभव किया कि जब तक हम ये विचार में जीते नहीं हैं, जब तक इस विचार की तरफ कदम नहीं बढ़ाते कि सर्व शुभ के लिए कोई कार्यक्रम उसमें जीना, उसके बारे में सोचना, तब तक वास्तव में स्व शुभ भी होता नहीं है। और जो आपकी किस्से से बात मुझे बहुत जबरदस्त लगी कि जैसे आपने कहा ना कि बाबा जी ने आपको पहली बार एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने हमें छोटा महसूस नहीं कराया, है ना। तो शायद यही मूल्यों में जीना है कि वो 10 क्रियाओं से संपन्न व्यक्ति हम में उस संभावना को देख पा रहे हैं और वैसा ही संबोधन, है ना, उस संभावना के अर्थ में वो हम में देख पा रहे हैं और वैसा संबोधन हमें कर रहे हैं। तो इससे बहुत एक ऊर्जा मिलती है। और जैसे आपने कहा एक कहीं ना कहीं निष्ठा आ गई इस बात को लेकर, एक लक्ष्य बन गया, एक इच्छा बन गई कि मुझे ऐसा ऐसा होना है जैसा बाबा हमें देखते थे। तो ये भी बहुत सुंदर बात है। और एक सुंदर बात बाबा जी ने लिखी है, सुधार ही दंड है, शायद व्यवहारवादी समाज शास्त्र में लिखी है ना। तो ये जी, विकास दर्शन में। हाँ हाँ, कहीं कहीं पर कई सारी जगह पर ऐसा लगता है एक ही बात मिल जाती है और कहीं कहीं से जुड़ जाती है। तो मैं आज भी एग्जैक्ट बुक तो कोट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन सुधार ही दंड है और अपराध बोध में नहीं जाना। और जब हम ये स्व निरीक्षण में कई बारी जाते हैं ना, तो यही यहीं पर हम व्यक्तिवाद में इसी विधि से अटक भी जाते हैं, है ना। तो जब हम किसी बात को व्यक्तिवादी विचार, आदर्शवादी विचार और सहअस्तित्ववादी विचार को अलग अलग स्पष्ट देख पाते हैं, तो मैंने अपने अंदर ये मतलब स्वयं में महसूस किया है कि हम इससे बहुत आसानी से मुक्त हो जाते हैं। सहअस्तित्ववादी विचार में अपराध बोध की जगह नहीं बनती है ना। बिल्कुल इजीली आप तुरंत समाधानोन्मुखी हो जाते हैं, आपका तुरंत, है ना, यू आर ऑलवेज फेसिंग द रेजोल्यूशन कि इसको आप सुधारना कैसे, बेहतर कैसे करना है, वैसी ही भाषा बन जाती है। तो ये बहुत सुंदर बात है। और जैसे आपने कहा ना कि हर एक के अनुभव की आंशिकता में बोध, बोध की आंशिकता में अनुभव, प्रतीति, प्रतीति की आंशिकता में आभास, और उसकी आंशिकता में भास घट रहा है। और भाष जाए, सत्य भास जाए ऐसी भाषा। तो एक बहुत अच्छा आर्टिकल था जिसमें बाबा जी ने कहा कि भाषा को बदला ना जाए। तो भाषा, इस जो किताबें हैं उसके साथ जो परिभाषा संहिता है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्थों को लेकर के चला जाए, नहीं तो भटकाव सुनिश्चित है ना। क्योंकि हम कहीं कहीं अपने फ्रेम में डाल के देखने लग जाते हैं। तो आज की मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इन भटकावों को, इन अटकावों को, इस खड्डे में जाने से स्वयं को बचाना, बस इतना एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कार्यक्रम है। और सर्व शुभ के विचार में आगे बढ़ना, है ना, अनुभव तो आ ही गया है, परंपरा में उसे प्रमाणित करना, व्यवस्थाओं को समझना, उनमें जीना, इतना कार्यक्रम है तो ना। बस तो इस में मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि एक बड़ा हम सबको रहता है ये मूल्यों का निर्वाह, मूल्यों का निर्वाह, ये मूल्यों का निर्वाह क्या है ना। तो बाबा जी अब कर्म दर्शन के अध्याय पृष्ठ 29 में कह रहे हैं कि संस्कारों में गुणात्मक उदय का प्रत्यक्ष रूप ही है नियम त्रय का पालन। इसी विधि से संयत प्रवृत्ति पूर्वक सामाजिक मूल्यों की निर्वाह क्षमता स्वभाव सिद्ध हो जाता है। संयत प्रवृत्ति का तात्पर्य सार्वभौम व्यवस्था सहज प्रमाण है। इस विधि से जीकर देखा गया है और विचार परिणाम में जागृत मानव और देव मानव प्रत्यक्ष है क्या ना। तो इस प्रकार से जो है अनुभव के प्रकाश में नियम त्रय को में जीने से ही धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, क्या कि सामाजिक मूल्य धीरता, वीरता के रूप में और वही दया, कृपा, करुणा के रूप में व्यक्त होते हैं। तो जब परिवार में होते हैं तो न्याय होता है, जब समाज गति रहती है तो धर्म रहता है और सत्य रहता है। इसलिए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक मूल्यों का निर्वाह है। तो ये मूल्य, मूल्य में जीना, मूल्य, चरित्र, नैतिकता हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो उपयोग सदुपयोग पूर्वक जो है तन मन धन का उपयोग सदुपयोग, कर्तव्य दायित्व के निर्वाह और अन्य में भागीदारी के साथ परिवारों में, है ना।
तो जो जागृत परिवार हैं, उन जिनके पास समाधान है उनसे समाधान ले लिया जाए, अपने पास समृद्धि है उनके पास नहीं है तो आपस में शेयर है ना, जिसको अर्पण समर्पण बोल रहे हैं। तो स्वायत्त मानव जब तक बन नहीं जाता तब तक अर्पण समर्पण ही संरक्षण है। इस प्रकार से मूल्य में जिया जा सकता है नियम त्रय के पालन पूर्वक। कोई कठिन काम नहीं है ये सब। इतनी बात आपसे कहते हुए फिर कभी भेंट होगी आप सभी से, तब तक के लिए नमस्ते। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और ये जो 20 वर्षों में जो आपने बटोरा है, जो निचोड़ा है, जो तत्व है ना, जो सार रूप में आपने बात को हमारे सामने रखा, उससे हम सभी बहुत गदगद हैं। और इतने आते हुए जो आपके लिए क्लैप्स हैं, और इससे सभी लोग अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं, इसको स्वीकार करिए। और आपका सानिध्य हम बार बार चाहेंगे, है ना। सभी की तरफ से मैं ये बात को यहाँ पर रख रही हूँ। आज आने के लिए बहुत धन्यवाद, और आगे आने का न्योता साथ में दे रही हूँ, है ना। ठीक है, बिल्कुल, तो मेरे पास बढ़िया। अभी जिम्मेदारियां काफी कम हो गई हैं। मेरा जी लगभग इसी में जाता है। आप सब जब भी चाहेंगे तब मैं आप सबके बीच उपस्थित रहूंगी। आप बिल्कुल। सबके साथ व्यक्त हो करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद धन्यवाद। तो चलिए, नमस्कार। तो अभी बहुत आप में से बहुत किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं 1 मिनट में, और इसके बाद हम बस विदा लेंगे, है ना। आज 9:07 हो गए, 9:09 में हम विदा ले लेंगे, है ना। ज्यादा समय नहीं लेंगे जी। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन करने के लिए और आने के लिए, दोनों को थैंक यू वेरी। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ओके। ठीक है, तो और किसी को कुछ कहना है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं। नमस्ते। जी नमस्ते महेश भाई। हाँ, बहुत ही अच्छा दीदी, दोनों को बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे इसी तरह हम आपके अनुभव भी बहुत अच्छे लगे। जो बात कही ने, कभी नीचा नहीं दिखाया, वो मुझे छू गया। थैंक यू, बहुत ही बढ़िया, आभार, कृतज्ञता दोनों के प्रति। बढ़िया। ठीक चलिए है शालिनी। आपको, जी कोई कुछ कह रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही, है ना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग मिलेंगे सोमवार को सुबह ठीक 7:30 बजे। ठीक है, इस अध्ययन को हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते जी जी जी, बिल्कुल कैसे हो? आइए। बढ़िया बढ़िया वसंत बहन, आप कैसी हैं? अच्छा लगा आपको देखकर। बहुत समय में नवंबर में अहमदाबाद। आपने वो कहा न, मूल्यों का निर्वाह करना, वो ध्यान हम्म, रखना। जी जी थोड़ी समझ बढ़ती है दिन। जी जी, बढ़िया। थैंक यू। धन्यवाद। चलिए, तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं सुबह सोमवार को 7:30 बजे। धन्यवाद। हरे हर। नमस्ते, हरि